Hello and welcome. This is Aditya Sangwan. You are watching Diver. Today we have a very intelligent and charming guest with us, newly elected Member of Parliament from Hisar constituency, as well as former IAS officer and son of former Union Minister, Brjender Singh. So he is Brjender, not Vijender or Bajender. सो ये ब्रजेंद्र द्र द्र शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं हरियाणा में लोग. वॉर्म वेलकम. ना हाँ, थैंक यू आदित्य। नहीं, इसके पीछे बस छोटी सी कहानी ये है कि आ, मेरी माँ की हिंदी बहुत अच्छी है ओके. और उनका हमेशा ये था कि हिंदी का जो उच्चारण है वो ठीक होना चाहिए। तो ये दर नहीं है, द्र होगा। ओह. इसी तरह से सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे पिताजी का भी जो स्कूल कॉलेज में उनको जो नाम जिस तरह से वो लिखते थे वो बरिंदर लिखते थे। तो उसको भी मेरी माँ ने चेंज करा के प्रॉपरली बिरेंदर करवाया था। अच्छा, बी करवाया. तो ये जो द्र वाला जो है ये मेरी मदर की वजह से। ओके. सो ये हीर रांझा एक स्टोरी है, लव स्टोरी पढ़ी है जी आपने? जी। आपको पता है जो हीर थी उसका सरनेम क्या था? हाँ, सियाल थी। सो सियाल थी. तो आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है स्टोरी? मॉडर्न स्कूल नहीं, से हम या? स्कूल में इकट्ठे थे। तो उसके बाद कॉलेज में तो खैर वो अलग कॉलेज में गई थी, वो एलएसआर में गई थी और मैं स्टीफेंस में गया था। लेकिन हाँ, मतलब स्कूल में कभी 11वीं 12वीं क्लास में मेरे ख्याल से हमारी आपस में पहली बार शायद बात हुई। बस आगे बात बढ़ती चली गई। तो वो कम्युनिकेशन का क्या मीडियम था उस वक्त? तो फोन वोन भी नहीं होते थे? मोबाइल नहीं होते थे, फोन तो होते थे। अच्छा, फोन हाँ, होते थे. और फोन ही था मेन अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा अच्छा. मीडियम। बाकी ये ज़रूर है क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि थी वो थोड़ी, क्योंकि मैं अ, रोहतक से था और तो ज़्यादा सहज नहीं था मैं लड़कियों के साथ बातचीत वगैरह अच्छा, करने उस में। वक्त. खास तौर पे क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ से पढ़ के आया तो बॉयज़ स्कूल से आया था। तो एक वो जो झिझक होती है वो बहुत साल लगे उसको मिटने में। अच्छा अच्छा. तो फाइनल कॉल कब हुआ कि चलो अब शादी कर लेते हैं? 90 आपके फाइनल आईएएस के बाद? फाइनल कॉल तो वही है जब जब तक आपके पास कोई नौकरी वगैरह ना हो तब तक तो पूछते हुए भी अटपटा सा लगता है। हाँ, ये भी है. तो खास तौर पे ऐसी स्थिति में, क्योंकि जसमीत जो मेरी वाइफ का नाम है वो तो बल्कि पहले से ही नौकरी उनकी शुरू हो गई थी, बैंक में काम करती थी वो। अच्छा, आपके पहले से. तो मैं तब तक एक हिसाब से फक्कड़ था। तो वो तो सही मायने में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, पुख्ता बात तो उसके बाद ही हुई थी। अच्छा. तो ये आपका, आप काफी बार कहते हो कि आइडेंटिटी क्राइसिस था एक, आपको अपने आप को प्रूव करना था. और आपके ही शब्दों को मैं कोट करूं तो ये था कि किसी को ये ना लगे कि एक बड़े नेता का निकम्मा लड़का है तो और कुछ नहीं कर सका तो राजनीति में आ गया. तो फिर सिर्फ आईएएस ही क्यों, कुछ और भी चीजों में प्रूव कर सकते थे आप, पॉलिटिक्स में भी प्रूव कर सकते थे। और आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की बात थी। ओके. क्योंकि ये चीज़ हमेशा दिमाग में थी कि जो जो परिवार में एक चीज़ चली आ रही है 3 पीढ़ियों से, तो मुझे ये आभास था कि शायद रास्ता तो अल्टीमेटली यही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर मेरे दिमाग में थी और ये सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी, मेरे मेरे पिताजी का भी हमेशा एटीट्यूड इसी तरह से था। भले ही वो राजनीति में थे और पूरी दुनिया के लिए काम करते थे, लेकिन जब अपने खुद के परिवार में यदि इस तरह से बात करने की जब बात आए कि कि कोई नौकरी का एवेन्यू या, तो वो उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, ऐसा था. कि बाकियों के लिए मेरे से कुछ ही करवा लो, लेकिन अच्छा. लेकिन अपने के लिए बात करना उनको, और मेरे को ये चीज़ जल्दी समझ में भी आ गई थी। सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसिंग था वो. और ना एम्बैरेसिंग तो नहीं था, बल्कि आँख खुली, क्योंकि मेरे को भी एक गलतफहमी थी एक एज तक कि शायद ऑटोमेटिकली मैं इसमें आ जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे बात समझ में आनी शुरू हुई कि उनकी जो सोच है वो ठीक है। ओके. और इस बात को फिर मेरी मेरी माँ ने भी मेरे को समझाने की कोशिश की कि कहीं तू इस चक्कर में ना रह जाए कि सिर्फ पिताजी के भरोसे ही जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो तू अपना कोई रास्ता निकाल ले। ये बात है कि जब मैं एमए में आ चुका था,
अच्छा। तब जब क्योंकि ये हुआ कि अब एमए में जब आदमी आ जाता है 23-24 साल की उम्र होनी शुरू हो जाती है, हम्म। और ख़ास तौर पे हमारा वो टाइम था जब एकदम से ये क्रेज़ शुरू हुआ था एमबीएज़ का। ओ। तो मेरे बहुत से बैचमेट्स या दोस्त जो थे, वो एमबीए कर रहे थे। अब हम्म। एमबीए करने का मतलब ये है कि आल आपकी नौकरी तो ऑलमोस्ट अश्योर्ड है। हम्म। तो ज़्यादातर मेरे यार दोस्त जो थे वो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में चले गए थे। या तो एमबीए कर रहे थे या लॉ कर रहे थे। क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट था, तो हमारा जो सर्कल था वो तो आर्ट्स वाला ही था। लेकिन हाँ, ये था कि उनके रास्ते उनको पता थे क्या करना है। ओके। मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन करके उसके बाद आप कह सकते हैं कि सोते-सोते जेएनयू का एंट्रेंस ले लिया। एक्सप्लोर कर रहे थे आप अपने आप को। एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा था, मैंने एक्सप्लोर तो बहुत बड़ा वर्ड है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं बल्कि उसमें था, मझधार में, मुझे यही नहीं पता था करना क्या है। वो तो मेरा एक दोस्त था, जिसने हम्म। मेरे को एक दिन कहा कि यार क्या करना है आगे? मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता क्या करना है आगे। हम्म। तो उसने कहा वो जेएनयू का एंट्रेंस का फॉर्म आया हुआ है। तो इनफैक्ट उसकी वजह से मैंने जेएनयू का एंट्रेंस लिया था। और चलिए वो हो गया कि जिस तरह से भी हुआ मेरा जेएनयू में। हम्म। और लेकिन ये नहीं था कि मैं जेएनयू में इसलिए गया था कि मुझे एकेडमिक्स परस्यू करनी है। ओके। मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ ये हम्म। था कि हाँ बीए खत्म हुई है, हम्म। अगले 2 साल का और रास्ता मिल गया। अच्छा। वो बात दूसरी है कि जेएनयू के जो 2 साल थे, हम्म। वो इंटेलेक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग जो पीरियड था पढ़ाई के हिसाब से, और विज़डम एक्वायर करने के हिसाब से। मैं उसको अपना डिफाइनिंग पीरियड मानता हूँ, जेएनयू के जो 2 साल थे। और लेकिन तब भी यही था, जब हम्म। जेएनयू खत्म करने पे आया, हम्म। अगेन द इशू, आई वाज स्टैंडिंग वेयर आई वाज स्टैंडिंग 2 इयर्स बैक, कि ओके। अब क्या? अब क्या? हाँ। क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं थी हम्म। अपने लिए सोची हुई। लेकिन हाँ, तब तक ये ज़रूर समझ में आना शुरू हो गया था कि कुछ करना है हम्म। अपने बलबूते पर। और क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में ऑप्शंस तो लिमिटेड ही होती हैं। हम्म। आप या तो जर्नलिज्म कर लेंगे, या एकेडमिक्स में चले हाँ, जाएँगे, ऑलमोस्ट। या हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाएँ, या वकालत कर लें। तो उस नाते फिर मुझे ये ज़रूर था कि अ, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, एक एक इमेज थी हमेशा से कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है, हम्म। इसको तो बहुत होशियार लोग हैं वही लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, हम्म। इतने-इतने घंटे लगाने पड़ते हैं। हम्म। तो वो सारी चीज़ें थी, और मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था। अच्छा, अबव एवरेज थे अबव एवरेज था, लेकिन कभी भी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। पढ़ाई में। मैं उस तरह से था, वो आखिरी का 1 महीना पढ़ के और अच्छे नंबर आ गए और आगे चलो। तो कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज जैसा लंबा एग्ज़ाम हम्म। की कैपेसिटी मेरे में है। हम्म। तो लेकिन ये भी था कि अगर हमारे समाज में किसी चीज़ को सबसे ऊपर माना जाता है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्यों क्यों माना माना जाता जाता है? है। हाँ। एक है, अब हम्म। ख़ास तौर पे जो हमारा रूरल एरिया है, हम्म। हिंटरलैंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर आज के दिन भी जो आईएएस की जो नौकरी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हम्म। वहाँ पैसे की इतनी कदर नहीं है जितनी इस चीज की है। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की है। तो मुझे ये था कि लेके देखते हैं। तो ट्रिगर पॉइंट कौन सा था वो कि भाई ये अब ये करना है पक्का? ट्रिगर पॉइंट या बड़ा कोई? दिलचस्प था। अच्छा। मैंने अपनी एमए ख़त्म करने के बाद, जब मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा। हम्म। अ, उसने मुझे कहा यार, मैं वो लॉ फैकल्टी में था, हम्म। और वो लॉ में चले गए बीए के बाद, तो वो लॉ फाइनल ईयर में आ गया था। तो उसने लॉ का फैकल्टी फैकल्टी कह रहा हूँ, कैंपस लॉ सेंटर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था। अच्छा। तो मेरे को कहता है यार तू एंट्रेंस ले ले, अगर तेरा कैंपस लॉ सेंटर में हो गया तो मेरी एक वोट एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हम 2 दोस्त थे। मेरा दूसरा दोस्त, उसने एमबीए ख़त्म की थी तभी। हम्म। हम दोनों कॉलेज से थे, स्कूल से भी इकट्ठे थे। हम्म। तो हम दोनों ने लॉ का एंट्रेंस ले लिया। हम्म। अब पता नहीं उस टाइम एग्ज़ाम आसान होते थे या क्या है, और हम दोनों का लॉ में, हो गया है। कैंपस लॉ सेंटर जबकि बड़ा सॉट आफ्टर है वो, हम्म। दोनों का हमारा सिलेक्शन हो गया। हम्म। बल्कि रैंक भी अच्छी खासी, मेरे ख्याल से 12-14 रैंक थी एंट्रेंस में। हम्म। तो और एक सेमेस्टर मैंने लॉ का भी किया। अच्छा, वो किया आपने? हाँ, वो किया। दोस्त के इलेक्शन आए,
बुरी और तरह हारे या जीते हो? मेरा मेरा ये रिकॉर्ड है कि कॉलेज में और जेएनयू में मैंने जिस भी कैंडिडेट के लिए वोट दिए वो हमेशा हारा है। तो यहाँ भी वो कहानी बदली नहीं। तो मेरा मित्र तो हार गया। लेकिन वो इलेक्शन खत्म हुआ, एक सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ हम्म, और वहाँ मेरे को थोड़ी दिक्कत ये थी कि मैं फर्स्ट ईयर में था लॉ के, और थर्ड ईयर में जितने लोग थे वो थे जो कॉलेज में मेरे साथ होते थे। ओके। तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा अभी मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं यहाँ 3 साल और लॉ और करूँ, तो ये तो बात बनी नहीं कुछ। एंड at that time it just so happened that this friend of mine, because of whom I was there in the law center, he only said कि Brajender, why don't we take civil services exam? ओ, तो उसकी फैमिली में बहुत ब्यूरोक्रेट्स थे ओके। एंड ही हैड अ प्लेस आल्सो, ओ, घर था उसके पास जो खाली था। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी। सो इट्स नॉट एज इफ इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। उसने जिक्र कर दिया और हम दोनों बैठ गए। और नॉर्मली आप जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेना शुरू करते हो, 1 साल पहले तैयारी शुरू करते हो। हमने जब तैयारी शुरू करी, सारे प्रीलिम एग्जाम में बचे ही 3 महीने थे। अच्छा 3 महीने। हमने मार्च के महीने में, मेरे को ध्यान भी इसलिए है क्योंकि हमने तैयारी शुरू की थी और 2-4 दिन बाद ही होली थी। अच्छा। तो 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 ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन हाँ ट्रिगर ये था दैट ही आस्क्ड मी एंड आई सेड व्हाई नॉट, कोशिश कर लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। वो ठीक है कि वो बहुत लंबा समय लगा मेरे को, 3 अटेम्प्ट में जाके थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बट इन अ वे दैट वाज द ट्रिगर, एंड आल्सो द पॉइंट कि कुछ करना है। लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा, मैंने जब एग्जाम लेना शुरू किया तब भी बड़ी दिलचस्प चीज है, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये एग्जाम सर्विस तक है। ओ, मेरे को ये था कि जो भी स्टेज क्लियर होगी एक क्रेडिबिलिटी बनेगी अच्छा खुद की। कि कुछ तो एग्जाम क्लियर हुआ। ओके। हालांकि अपने आप में मैं ठीक ठाक मार्क्स के साथ मैं सेंट स्टीफेंस में गया पहले, उसके बाद जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर किया, वहाँ भी मेरा रैंक अच्छा खासा था। मेरे ख्याल से वहाँ भी 7वां रैंक या कुछ था जो एंट्रेंस था। लेकिन फिर भी समाज अटपटा है। मैं अभी भी, मेरे को अभी भी याद है, एक दिन एक व्यक्ति मेरे परिवार से, मेरे पिताजी के साथ बैठा था और मेरे बारे में पूछा। वैनी है मेरा घर का नाम। ये वैनी है या बैनी है? तो ये ब्रजेंद्र का अब वी हो गया। वी फॉर विक्ट्री। ये मेरे पिताजी ये बताते हैं कि वो क्रिकेट के हमेशा से बहुत बड़े फैन रहे हैं। हाँ। खुद खिलाड़ी भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक खेले हैं वो। और वैसे तो सारे स्पोर्ट्स में रुचि है, लेकिन क्रिकेट में खास रुचि उनकी हमेशा रही है। और वो कहते हैं जब तू पैदा हुआ था उस टाइम इंडिया का जो स्पिन क्वार्टेट था वो बड़ा फेमस था, जिसमें बिशन बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट राघवन होते थे। अच्छा, ये सारे लोग। तो इंग्लैंड का टूर था और वहाँ वेंकट राघवन जी का नाम क्योंकि लंबा चौड़ा था, तो उनको वहाँ के पत्रकार या जैसे भी है उन्होंने उसको छोटा करके वैनी बना दिया था। ओ, तो वैनी किया होगा या वेंकी किया होगा, जैसे भी है। सो मेरे पिताजी ने वो मेरा निकनेम जो है वहाँ से उठा रखा है। ओके। तो वो उस प्रकार से मैं वैनी हो गया। तो उस पे हाँ, आप तो बता वो रहे मैं जो बता रहा था, वो कहता जी और वैनी क्या कर रहा है अब? बोले कुछ नहीं भाई, एमए कर रहा है जेएनयू से। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद शायद 12वीं नहीं कर रखी, और वो एक ऐसा व्यक्ति जो जेएनयू से एमए करने लग रहा है, उसके बारे में कहता है ये जी एमए उम्मे तो यूं हो है। तो हरियाणवी डायलेक्ट तो ये कुछ ऐसा था कि मैं शायद पर्दे के पीछे कहीं खड़ा सुन रहा था ये बात, तो मेरे को चुभी भी बहुत थी। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी जिनसे ये तो मुझे समझ में आ गया था कि कुछ करना है। बट एज आई सेड इट वाज नॉट प्लान्ड कि करना क्या है। ओके। उसमें तो वो जो मेरे दोस्त ने जो मेरे को जस्ट द ऑफर ही मेड कि तैयारी करते हैं, तो बस वहां से शुरू हो गए। ओके, सो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ? फ्रस्ट्रेटिंग बाद में हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था। और वो कंसिस्टेंसी कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो 2.5-3 महीने की तैयारी के साथ ही प्रीलिम क्लियर हो गया, तो मैं उसी से बहुत खुश हो गया था। ओके। और मेरी बड़ी ये खैर दिलचस्प स्टोरी है कि उस समय, अब जो आईएएस का एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, उस टाइम का पैटर्न अलग था। तब 2 ऑप्शनल आपको लेने पड़ते थे मेंस के लिए। अब चेंज हो गया। तो मेरा सेकंड ऑप्शनल मुझे पता नहीं था क्या लेना है।
मेरे कॉलेज के सीनियर थे जो आईएएस में सेलेक्ट हुए थे, उनसे मेरी बातचीत थी, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, ओ दूसरा सब्जेक्ट। तो उन्होंने लिया था तो मैंने भी ले लिया। अच्छा वो अब वो मैं पढ़ाई कर नहीं पाया, तैयारी कर नहीं पाया, तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो मेंस था उसमें मैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर के लिए अपीयर ही नहीं हुआ। तो आप ये मान सकते हैं कि मैंने जानबूझ के अपना पहला साल वेस्ट कर दिया। खराब कर दिया। वो ठीक है कि घर में नहीं बता सकता था कि मैं एग्जाम नहीं ले रहा। तो लेकिन ये एक थोड़ी सी अजीब सी है कहानी की फर्स्ट अटेम्प्ट, इसीलिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट को ये नहीं कहूँगा कि फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ क्या निकली, जब मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम ही नहीं लेना, मतलब ये कि मैं एग्जाम में कम्पीट ही नहीं कर रहा, तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी 2 महीने पहले। लेकिन क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ था, वो उसका भी प्रीलिम क्लियर हुआ था, हम इकट्ठे एक घर में रहते थे, मैं अपने घर जा नहीं सकता था। अच्छा ये दिल्ली में ही रहते थे दिल्ली आप? में, सत्य सदन में, अच्छा चाणक्यपुरी एरिया है। तो मैं घर जा नहीं सकता, क्योंकि घर जाऊं तो ये बताना पड़े कि मैं एग्जाम ही नहीं ले रहा। तो मैं उसके साथ रहा और हमने मेंस लिया, और वो जो बिना तैयारी के नंबर जो आए, हालांकि उसमें थोड़ा इस चीज़ का रोल ज़रूर मानता हूँ कि 11th 12th से मैं आर्ट स्टूडेंट था, तो हिस्ट्री तो मैंने 11वीं 12वीं पूरी मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री की थी, तो इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैं इसको ले सकता हूँ। ले सकते हैं। तो मैंने वो एग्ज़ाम लेकिन लिया इस नीयत से था कि लेट मी सी, बैठ कर लिख के तो देखें कि क्या होता क्या है, क्योंकि जीएस का जैसे पेपर है उसको कहते हैं इट्स मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट देन अबाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें जो आपको आती हैं उसको आप ज़्यादा लिखते चले जाते हो और आप लास्ट में पता लगा 50 नंबर का छूट गया आपका। तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए ना, उस अध कचरे अटेम्प्ट में जिसमें एंथ्रोपोलॉजी का मैंने पेपर ही नहीं लिया, वो मार्क्स बड़े रीअश्योरिंग थे। ओके उससे मुझे ये लगा कि ये डूएबल है। तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया उससे? कॉन्फिडेंस गेन हुआ, लेकिन उसके बाद फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई जब सेकंड अटेम्प्ट जो था। वो नहीं हुआ तब? सेकंड अटेम्प्ट में मेरी इंटरव्यू कॉल आई थी, और जब मैं इंटरव्यू की कोचिंग क्लासेस के लिए गया, जिस प्रकार के बाकी स्टूडेंट्स थे सारे, और वो सब वो थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हुए थे, ओके और जो रेशियो था आई थिंक 1:2 का था ओके कि हर दूसरा लड़का या लड़की सेलेक्ट होना है। तो उनको देख के मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं नंबर तो पड़ेगा। लेकिन जब इंटरव्यू लिया, फाइनल स्कोर आया, तो उसमें पता लगा पहली चीज़ तो ये कि जो इंटरव्यू कॉल आई है वो सिर्फ मैं कट ऑफ से 2 नंबर फालतू था। गॉड तो अगर बहुत इंटरव्यू में बहुत हाई स्कोरिंग हुई होती तो शायद नौकरी मिलती, और वो भी नीचे वाली कहीं। नीचे वाले और मेरे इंटरव्यू में भी बिल्कुल एवरेज नंबर थे, तो मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। और हाँ, उस समय मेरी स्थिति जो थी वो बड़ी यूं हो चुकी थी, क्योंकि 2 साल हो गए थे। मेरे सारे मित्र जो थे, सारे दोस्त जो थे स्कूल कॉलेज के, उन सबको 2-2 साल नौकरी करते हो चुके थे, और आप वो कर रहे थे? और मैं अभी कहीं नहीं था। तो उस टाइम मेरे को ज़रूर वो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था, और उसमें मेरी मेरी माँ ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की थी। वो हमेशा पीठ थपथपाती रहती थी, क्योंकि दूसरा अटेम्प्ट जब हुआ उसके बाद बड़ी एक रोचक चीज़ ये थी कि आज रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट में कहीं लिस्ट में नाम नहीं था, और एक दिन छोड़ के अगले साल का प्रीलिम्स था। ओहो इतना जल्दी? तो आपके पास पन्ने पलटने का भी टाइम नहीं है कि आप पलट के देख लो कि इसमें है क्या। लेकिन मेरी माँ ने इंसिस्ट किया कि एग्ज़ाम लेना है, अच्छा एंड वही तसल्ली करने के लिए कि मैं एग्ज़ाम लूँ, ये ना करूँ कि पहले अटेम्प्ट की तरह कहीं मैं गच्चा मार जाऊँ बीच में। वो मेरे को खुद गाड़ी में बैठा के वहाँ नॉर्थ कैंपस की साइड में कोई स्कूल था जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर था, और वहाँ वो प्रीलिम जब लिया, और उसके बाद वो किस्मत अच्छी थी, वो पूरा साल मेरा मेंस भी बहुत अच्छा गया और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। क्या पूछा आपसे इंटरव्यू में, कुछ याद है आपको तब का? कोई कोई पर्टिकुलर? इंटरव्यू में मैं मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप पूछें तो कोई लंबी चौड़ी नहीं, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें पूछी। मेरे ख्याल से 40-45 मिनट का इंटरव्यू था। अच्छा लंबा तो काफी। करीब सभी कुछ पूछते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी याद है कि जो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा, उनके सामने पूरा डिटेल था। सो ही सेज यू कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली? आई सेड यस। He says, what is one contribution of Haryana
टू इंडियन पॉलिटिक्स। तो मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, आए राम गया राम। और वो हंसे, कहते हाँ मैं यही जवाब चाह रहा था। तो वो एक मेरे को इंसिडेंट जरूर याद है। अदरवाइज इट वाज अ लॉन्ग इंटरव्यू बट अ फेयरली ओके इंटरव्यू। मुझे कोई ये नहीं था कि किसी प्रकार की इंटरव्यू में तकलीफ आई हो, कोई ऐसी चीज पूछी हो जो मेरे को ना आती हो या जिस पे मैं अनकंफर्टेबल हुआ हूँ। मेरे ओके को नहीं ध्यान कि ऐसा कुछ था। बाय एंड लार्ज ठीक ही गया था। ओके। सो व्हाट चौधरी साहब सेड जब उनको पता लगा रिजल्ट में छोरा आईएएस बन गया? नहीं नहीं, वो तो उस वो आईएएस से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो एक और थी। अच्छा। जब मैंने जेएनयू का एंट्रेंस लिया था तो जेएनयू में 2 एंट्रेंस लिए थे, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का और एक हिस्ट्री का। अच्छा आईआर। हाँ, और हिस्ट्री में सीट सिर्फ 30 थी, इंटरनेशनल रिलेशन में 30 सीट भी मेरे ख्याल से 90 या कितनी थी। और जो मेरे एंट्रेंस भी जो हुए थे, आई वॉज मच मोर कंफर्टेबल विद इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पेपर से। ओके। आई वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट कि इसमें मेरा हो जाएगा। और जब वो लिस्ट पहले निकली थी इंटरनेशनल रिलेशंस की और मेरा उसमें नहीं हुआ था। और वही है, वो घर में एक सिलसिला जो शुरू होता है कि देखो 100 बच्चे होने थे, यहाँ भी नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना। तो उसके 2-4 दिन बाद, सार्काज्म। हाँ 2-4 ना, वो अभी सरकाज़म तो अभी आएगा बड़ा अच्छा। 2-4 दिन बाद मेरे को पता लगा कि आज हिस्ट्री वाली लिस्ट लगनी है। तो उस दिन मैंने घर में नहीं बताया और मैं चुपचाप जेएनयू के दफ्तर में गया, वो लिस्ट देखी, मेरा 7वें नंबर पर नाम था। क्या बात है। मैंने कहा इज्जत बच गई। मैं घर आया और लंच पे बैठे थे हम, तो मैंने वैसे ही जिक्र किया मेरे पिताजी को। मैंने कहा जी वैसे जो जेएनयू में सेलेक्ट होते हैं बच्चे ठीक होते हैं। कहते और क्या, देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ छटे हुए आते हैं सारे के सारे। फिर मैंने धीरे से सरकाया, मैंने कहा जी मेरा हो गया। और मैंने कहा 7वां नंबर आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो इंसिडेंट याद है। हाँ, आईएएस वाला तो खैर जब पता लगा था, वो तो खैर घर में माहौल ही दूसरा हो गया था। अच्छा। मतलब सही मायने में जो खुशी जिसको बोलते हैं ना, उसकी अनुभूति हुई थी उस दिन सबको। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर 3 लाइफ। साल हो गए थे यार। वन ऑफ द बेस्ट हाँ एक्सपीरियंसेस ऑफ योर बिल्कुल, लाइफ। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो सॉर्ट ऑफ इमोशनल आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जो 5-6 करीबी मित्र थे, वो सारे शाम को आए और बहुत शैंपेन एंड ऑल। बहुत बहुत ना शैंपेन वगैरह उस टाइम अच्छा थी नहीं। कोई था नहीं। उस टाइम हम साफ सुथरे सूफी लोग थे सारे। तो लेकिन वो अच्छा पल था, अच्छा। एक बहुत अच्छा पल था। ओके। सो यू सेड कि जिस दिन पास हुआ मैं आईएएस में, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए आया था, तो उसी दिन मेरे लिए क्रेडिबिलिटी तो स्टेब्लिश होगी पर नौकरी का महत्व भी खत्म हो गया था। हाँ, क्योंकि मेरी जद्दोजहद ये नहीं थी कि मेरे को नौकरी करनी है। जद्दोजहद ये थी कि इस नौकरी में अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद ये कोई नहीं कहेगा कि ये किसी लायक नहीं है। हाँ ये। और इससे ऊपर कुछ था नहीं। और मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आईएएस के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ अबव एवरेज स्टूडेंट था और कंसिस्टेंट नहीं था। तो मेरी जो जो उड़ान थी या जो सोच रहा था मैं, वो ये था कि लिस्ट में नाम आ जाए कहीं। अच्छा। लिस्ट में नाम आ गया मतलब आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लिया। मेरे लिए वो तो एक क्या बोलूँ मैं, विंडफॉल है कि ना सिर्फ मैं आईएएस में आया बल्कि टॉप 10 में मेरा रैंक आया। और हमारा बैच बड़ा क्रेजी बैच था। अच्छा। एक तो ये था कि वो उस टाइम का सबसे छोटा बैच था। अच्छा सबसे कितने थे उसमें कुल नंबर? 55 थे जो आईएएस में आए थे। ओ। और उसमें पहले 20 में मैं इकलौता था जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला था। अच्छा। अदरवाइज उसमें मेरे ख्याल से शायद 18 इंजीनियर थे और एक हमारी जो लड़कियों में जो टॉपर थी वो पीएचडी थी बायोटेक्नोलॉजी में। ओके। सो इट वाज ऑल साइंस। अच्छा सारे वो वाले लोग थे। और उसमें मैं था और फिर 4-5 और थे टोटल 55 में जो ओके जो ओके। ह्यूमैनिटीज वाले थे। सो डिड यू एंजॉय योर जॉब उसके इन बाद? इन बिट्स एंड पीसेस। मैंने बताया ना कि मेरे लिए जॉब में कोई अट्रैक्शन नहीं था। अच्छा। मुझे ये नहीं था कि मुझे कुछ सिद्ध करना है नौकरी में। अब बस करनी है या हो गया तो बस? मैंने बताया वो जो जो गेटिंग इनटू द जॉब was an achievement for me. What I did in the job was not.
that became a routine. ओके। हाँ, ये ज़रूर था, एक चीज़ में मैं बिल्कुल बहुत कॉन्शियसली मैं फॉलो करता था। एक तो ये कि इंटेग्रिटी पे मैं कभी सवाल नहीं उठने दूंगा। हम्म। और मैं समझता हूँ मैंने 21 साल में उस पर सवाल कभी नहीं उठने दिया। और दूसरा ये था कि मैं अपने दफ्तर को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो पॉलिटिक्स। ये दो चीज़ें मेरी बिल्कुल मैं क्लियर था, और ये दो चीज़ें मैंने 21 साल में पूरी तरह से निभाई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछूं, तो आप इंटीग्रिटी और इसकी बात करते हैं, तो कोई ऐसा मौका आया कि आपको स्टार्टिंग में ही बड़ा अच्छा, या पूरे करियर में कोई बड़ा अच्छा ब्राइब का ऑफर आया हो तगड़ा वाला, कि लो भाई इतने पैसे लो, ये काम कर दो? आया था, कितने का था? अच्छा खासा था, और मेरे को डीसी बने 2 महीने हुए थे। कहाँ पे थे तब आप? मैं पंचकुला, मेरी पहली जो डिस्ट्रिक्ट थी, मेरे को पंचकुला मिला था। हम्म। और उसी समय 3 जगह से ऑफर आई थी। कितना आप बता सकते हो? इतना ये कि मैं बहुत बढ़िया सोया, 4-5 दिन मैं बहुत खुश होकर सोता था हाँ। कि इतनी वर्थ तो है। अच्छा। और उसके बाद जब वो ऑक्शन हुई हम्म। और जो उसमें बिड आई, हम्म। उसका जिक्र हरियाणा की असेंबली में किया गया था ओके। कि एक चीज़ जिसकी रिजर्व प्राइस इतनी थी, हम्म। और वो 6 महीने पहले तक उस रिजर्व प्राइस पे भी नहीं उठी थी, हम्म। अब वही चीज़ बिड हुई है, हम्म। और रिजर्व प्राइस का 4 गुना गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। हम्म। सो इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय द मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। सॉर्ट ऑफ ए प्राउड मोमेंट फॉर यू? प्राउड मोमेंट है, हाँ, मतलब इन अ वे यस, कि आपका असेंबली में जिक्र हो रहा है, उस वजह से तो प्राउड मोमेंट थी। बट मैं ईमानदार होने को क्वालिटी नहीं मानता, दैट इज एक्सपेक्टेड। हम्म। लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि ईमानदारी को वर्चू मानने लग गए लोग। ये भी है। मतलब अब खास तौर पर सिविल सर्विसेज की यदि आपको नौकरी मिली है, क्या चीज़ है जो नहीं मिलती? हाँ, सब कुछ तो मिल रहा है। घर, घोड़ा, गाड़ी, सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टेटस। हाँ, स्टेटस। उसके बाद भी आदमी ने यदि पैसे पे मरना है, तो उसका तो क्या इलाज है फिर? अच्छा, आजकल के जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं स्पेशली, वो अपने साथ काफी तो ऐसे हैं जो कैमरा लेके चलते हैं, सॉर्ट ऑफ हीरो वर्शिपिंग। उन लोगों को आप किस तरीके से देखते हैं? और एक एक तो रिसेंटली रिजाइन करके एक्टर हो गए। दैट्स द वे आवर सोसाइटी इज, उसका तो कोई इलाज नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट ऑफिसर्स, कौन नहीं करता? अब आप। कौन सा पब्लिक फिगर है जो ये आज के दिन काम नहीं करता कि अपने साथ एक फोटोग्राफर रखते हैं? हम्म। और अब फोटोग्राफर की भी जरूरत नहीं रही, अब तो ये सेल्फी मोबाइल जो है, मतलब डेली बेसिस पे आदमी कुछ ना कुछ पोस्ट करता है। अपने हॉलीडेज को जो शेयर करें, जो कि प्राइवेट मोमेंट होती है, तो ठीक है, जैसी सोसाइटी है वैसे ही अफसर निकलेंगे। ओके। तो हाँ, लेकिन ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। हम जब नौकरी में आए थे आज से 25 साल पहले, 1998 में, तब भी तब मोबाइल नहीं था, लेकिन तरीका कुछ और था। चीज़ तो वही थी। कई लोग थे जो बहुत सैवी थे, दे वर वेरी मीडिया सैवी। ओके। उनको प्रेस में पीआर। अपना नाम छपने का शौक रहता था। तो वो हमेशा होती है कैटेगरी, वो तो अपनी पर्सनल चॉइस है। ओके। सो आपने अभी डीसी की पोस्ट का वो किया जिक्र, किसी मैं आईएएस ऑफिसर की बात सुन रहा था, तो बोले कि डीसी की पोस्ट पे जब स्टार्टिंग में आईएएस ऑफिसर होता है, तब तो उसको ये लगता है कि हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ, कितनी जबरदस्त चीज है ये, मेरे सहारे ये सब कुछ हो रहा है, और मेरे से आगे आने वाला ये किस तरीके से सहेगा, और मैं ही डिस्ट्रिक्ट को चला रहा हूँ। सो मार्टिन लूथर किंग एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, कॉन्सेंसियस स्टुपिडिटी और इग्नोरेंस। सो ये कॉन्सेंसियस स्टुपिडिटी कितना हो जाता है एक डीसी को? ये डीसी नहीं, ये जिस दिन आपकी आईएएस में सिलेक्शन होती है, उसी दिन हो जाती है। अच्छा। उसी दिन आपको गलतफहमी हो जाती है कि अब आप सर्व ज्ञाता, और मतलब आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और इस चीज को जो समाज है वो भी बहुत मसाजिंग करता है। आप अंडर ट्रेनिंग होते हो, लेकिन आपके पास जो व्यक्ति मिलने आ रहा है, वो ये मान के चल रहा है कि इसको तो पूरी नौकरी करनी आती है, जबकि आपको उस टाइम कुछ नहीं पता होता कि मेरे को करना क्या है इस कुर्सी पे बैठ के। आप खुद सीख रहे होते हो। लेकिन जो मैंने कहा, शुरू में भी कहा, कि ये आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लो ना, तो आप
आपको सर्टिफिकेट फॉर लाइफ है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड यू आर मिस्टर नो ऑल। ओके। तो वो तो शुरू में ही आ जाती है। डीसी बनने के बाद थोड़ा ये है कि आप पूरे ज़िले के ऊपर क्योंकि आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, हालांकि अब वो टाइम नहीं है जो अंग्रेज के टाइम का होता था। कलेक्टर या डीसी जो होता था, या जो आज़ादी के बाद के जो 20 एक साल थे तब तक जो एक डीसी की अथॉरिटी जो होती थी, वो समय अब उतना नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस जो है वो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अच्छा, उस चीज पे है। उस पे है, तो उसमें स्कीम्स प्रोजेक्ट्स उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो ज़्यादा है। जो जिस जिस अथॉरिटी और पावर की आप बात कर रहे हो, दैट एसेंशियली हैज गॉट टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर। वो जो केटीसी खुदा है, वो कानून में जो प्रोविजन है, आपको भी ऐसा ऐसा फील हुआ एक आध बार? ना वो मेरे ख्याल से शायद ज्यादा उनको फील होता हो जिन्होंने सत्ता देखी ना हो। अच्छा, पावर देखी ना, तो पावर आपने पावर पहले देख रखा था ये? देख क्या रखा था, मतलब वो तो बाद में समझ में आया कि हमेशा रहे उस माहौल में थे, तो उसकी कदर नहीं की, वो अलग बात है। और वो अच्छा। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बंदे बने रहे, इसीलिए जमीन पांव पे रहे। घर के अंदर कभी भी इस तरह का माहौल नहीं होने दिया गया कि किसी तरह की अपने बारे में गलतफहमी पालो। तो बहुत साधारण जीवन रहा है। और मैं रोहतक रहता था, नीली कोठी में अपनी दादी जी के साथ। अब वो आप कुछ ही कहिए, हरियाणा के खास तौर पे जो किसान वर्ग है उसके लिए तो दैट्स ऑलमोस्ट अ होली प्लेस। ना, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम वहाँ रहते थे, उस परिवार से थे, ये चीज़ कभी दिमाग में भी नहीं आई। ये तो बहुत बाद में समझ में आनी शुरू हुई है कि जो विरासत है वो क्या है। अच्छा, लेगेसी जो वो है। तो बहुत बाद में समझ में आई है। ओके। तो वो तो ऐसे ही है, मतलब। और दूसरा, जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि घर के अंदर कभी ये माहौल पैदा नहीं होने दिया गया। अच्छा। बल्कि जब हम दिल्ली में जब शिफ्ट हुए, मेरे पिताजी जब एमपी बन के आए और उसके बाद मिनिस्टर बने वो, तो उन्होंने मेरी मेरी माँ ने कहा जी फिर पैकिंग वैकिंग शुरू करें। मेरे पिताजी ने कहा ना, दिल्ली में हो, बच्चों को पढ़ाओ, सबसे बढ़िया पढ़ाई लिखाई यहाँ पे है, कोई चंडीगढ़ में वहाँ कोठी में आने की और वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ नॉर्मल थी मेरे यहाँ, तो इसलिए कभी मेरे को जो ऑफिस है, चाहे वो डीसी का हो या उसके बाद जो बड़े बोर्ड्स कॉरपोरेशंस भी जो हेड किए, वो चीज़ कभी नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। ओके। आप जॉब में थे तब आपको लग रहा था कि अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद, या इवेंचुअली मेरे को वहीं जाना है पॉलिटिक्स में, वो तो जैसे मैंने कहा पहले दिन से ही था। कि ये और छूट नहीं इसीलिए मैंने ये चीज़ अपने कई इंटरव्यूज़ में कही है पिछले कई साल में, कि मेरे लिए नौकरी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन उस नौकरी में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो और वो उसका रीज़न यही था कि देर सवेर, लेकिन वो देर बहुत देर में आई। अच्छा, अच्छा। वो 21 साल लग गए। हाँ। वो ज़रूरी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। आप एमपी बने, और क्या ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानते हैं आप हिसार को, जो आपने सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का? अचीवमेंट की जब हम बात करें ना, तो हम हर आदमी के अंदर जो शाहजहां बनने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको खरोचते हैं। ये हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए। चाहे आप अफसर हो, चाहे आप नेता हो, यू आर पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिस्टम एंड इट इज द सिस्टम एट वर्क। आप उसके अंदर आपकी क्या भूमिका है, उसको किस तरह से कर सको, वहां तक है। लीडरशिप एक अलग चीज है। उस पोजीशन में यदि कोई आदमी आता है, तब वो जरूर इस तरह की बात कर सकता है कि मैंने ये करा दिया, वो करा दिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि वो फलाना इतना बड़ा सड़क निकल गई, वो रेलवे ट्रैक बिछ गया, वो बिछने थे। तो तो उसमें वो ठीक है, हमें सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इन चीज़ों का क्रेडिट लेना पड़ता है, ये सिखाया गया है। लेकिन आप सिर्फ उस चीज़ को पुश करते हो। कई बार इनिशिएटिव भी हो जाता है और वो चीज़ सिरे चढ़ जाती है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपने हल्के में ये बड़ी चीज़ करा दी, बड़ी चीज़ सरकार कराती है, आप सिर्फ उसको एट बेस्ट फैसिलिटेट करते हो किसी ना किसी स्टेज पे। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं इन चीज़ों को कभी उस हिसाब से नहीं देखता। जैसे मैंने कहा कि मैं शाहजहां नहीं ढूंढता आदमी में,
ओके, हीरो कि वर्क इसने कौन सा ताजमहल बना दिया। ओके, मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से आपसे पूछूं, पिछले 4 साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज हैं, हम्म, इवेंचुअली तो एक एमपी का जॉब यही होता है कि गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, एसडीजीज को वो मेंटेन करके रखे। तो कौन सी जो मेजर पॉलिसी का फायदा आपने हिसार को दिलवाया कि उसको, मैं अगेन ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं ये चीज मैं ही कर सकता था। आपने जैसे कहा कि रोड होना है वो नहीं बनेगा, कोई भी एमपी हो। नहीं, अब हम्म, देखिए, एज एन एमपी यू इंटरैक्ट विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, हम्म, और उसमें असेंशली दो चीज़ें हैं, रेलवेज और नेशनल हाईवेज, हम्म, जिसमें आप इंटरवीन कर सकते हो और करते हो। हम्म, उसके अलावा ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं दे आर स्ट्रक्चर्ड। ओके, जो हम दिशा की मीटिंग करते हैं जिसके अंदर 28-30 स्कीम्स जो सरकार की हैं उसका रिव्यू होता है, वो सिर्फ आपने ये देखना है कि वो जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है वो जिस तरह से लगना चाहिए उस तरह से लग रहा है या नहीं लग रहा। उस पैसे की आप टिंकरिंग नहीं करवा सकते। वो अच्छा, जितना आना है वो उतना ही आना है, उसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो चाहे आपकी कोई भी आप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि उठा के देखेंगे, इट इज नॉट डिजाइंड फॉर अ स्टेट और अ लोकसभा, इट ओके, इज जनरली पैन इंडिया। ओके, सो एवरीथिंग हैज टू बी अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैरामीटर्स। हम्म, हाँ, लेकिन जब वो आ जाता है नीचे, दैट्स वेयर यू इंटरवीन, और वहां भी इम्प्लीमेंटेशन इज अ रॉन्ग वर्ड। ओके, वी आर लेजिस्लेटर्स, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिव। ओके, इम्प्लीमेंटेशन काम है एग्जीक्यूटिव का। हम्म। एग्जीक्यूटिव में एक लेवल पे मंत्री हैं, दूसरे लेवल पे ऑफिसर्स हैं। आपने बयान पहले भी इस तरीके का कोई बयान दिया था जिसको काफी मिसअंडरस्टूड किया हाँ, गया वो था स्टार्टिंग मिसअंडरस्टूड, में। इसीलिए मैंने यही बात हाँ, कही तो उसको छाप दिया कि हाँ, बिजली सड़क पानी से नहीं मेरा कोई संबंध, कहा सांसद ने। हाँ, अब वो पत्रकार लोग थे, मैं सोच हम्म, रहा था मैं बहुत होशियार लोगों से बात कर रहा हूँ, हम्म। तो उस लेवल पे मैं बात कर रहा था कि एग्जीक्यूटिव अलग होती है, लेजिस्लेटर अलग होता है। लेकिन उसको कोई, उस डिफरेंस को कोई ना समझना चाहे तो क्या इलाज है उस बात का। आप ऐसे, और ये मैं हम्म, हमारे सिस्टम की फेलियर मानता हूँ हम्म, कि एमएलए एमपी से वही काम अपेक्षित है जो तहसीलदार एसडीएम डीसी या किसी सरकारी अधिकारी से अपेक्षित है। ये सिस्टम का फेलियर है। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रॉपरली। इसीलिए एमएलए और एमपी से वो चीज एक्सपेक्ट की जा रही है जो किसी ऑफिसर की, इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब। ओके। क्या ऐसा भी हो रहा है, जैसे होता है, मैं इस बात में क्या छिपाना है, कि ऐसे लोग आते हैं, वर्कर्स या जो भी हो, हम्म, कि मेरा थाने में फोन कर दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। रोज तो आते ये एमपीज को हैं, रोज ये आते हैं, ये ये सारी रो, जॉब रो, मिली हुई रो, है। रोज आते हैं, अच्छा, रोज आते हैं। तो इंडिविजुअल वो ज्यादा होता है रादर देन जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। नहीं, दोनों तरह की चीजें हैं। हम्म, लोग अपने सामूहिक काम के लिए भी आते हम्म, हैं। गांव की कोई समस्या है, हम्म, कोई पानी का मुद्दा है, कोई बिजली का मुद्दा है, कहीं कोई चौपाल की बात है, कहीं कोई गली की हम्म। डिमांड है, वो सारी चीजें भी आती हैं। लेकिन इंडिविजुअल भी आता है। ओके, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था चौधरी साहब का, तो वो हम्म, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर ब्रजेंद्र सिंह विल बी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में और पार्लियामेंट में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट में? ये पार्लियामेंट में मेरे को देखिए, पार्टी की तरफ से जब भी किसी मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया है मैं उस पर बोला हूँ। हम्म, ठीक है, क्योंकि द वे आर सिस्टम वर्क्स, हम्म, द बिगर द पार्टी एंड द न्यूअर यू आर, हम्म, लेस इज द अपॉर्चुनिटी यू गेट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। ठीक है। सीधी बात, 300 प्लस एमपी यदि हैं हम्म, तो मेरे को, लेकिन इस मामले में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे शायद एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड की वजह से या जैसे भी है, हम्म, कि जब भी कोई सर्विस रिलेटेड मैटर है या जहाँ पे भी थोड़ी कानून की व्याख्या की बात हो, हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, मेरे को बहुत मौके मिले हैं पार्टी की तरफ से बोलने के लिए। हम्म, और बल्कि एक बार ये डिस्कशन थी, यूक्रेन की लड़ाई जब हाँ, महीना एक किसको हो गया था, 10-15 मिनट का आपने। पार्लियामेंट में स्पेशल डिस्कशन का समय रखा गया था इसके लिए। तो पार्टी ने मुझे उसके लिए लीड स्पीकर भी बनाया। तो कहने को तो मेरा कोई इंटरनेशनल रिलेशन का बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन मेरी जो इंटरवेंशंस रही हैं या जो पार्टिसिपेशन रही है वो एक एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ
डिबेट्स में रही। अच्छा। उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र के या प्रदेश के मुद्दे हैं अलग से, चाहे वो 377 के माध्यम से हो या 0R के माध्यम से हो या क्वेश्चन आर के माध्यम से हो, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे क्वेश्चन आर है, क्वेश्चन आर में पहले सेशन के बाद, क्योंकि तब तो मैं नया था, मुझे ज़्यादा उसका इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके बाद से मैंने हमेशा जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस परमिसिबल हैं एक एमपी को डालने के लिए, मैंने डालने का प्रयास किया है। उसके अंदर से लिफ्ट कितने हो वो आपकी किस्मत है, क्योंकि लॉटरी सिस्टम चलता है। ओके। तो वो सारी चीज़ें की हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेरी ईडीसी सीवीसी की जो अपॉइंटमेंट्स का जो इशू था, उनके टेन्योर के बारे में, उस डिबेट पे मेरे को बोलने का मौका मिला। फिर दिल्ली प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक बार डिबेट आई थी, बिल आया था, उसके ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला। इसके अलावा और भी 2-4 इस तरह के इम्पोर्टेंट बिल्स थे जिन पे मेरे को बोलने का मौका मिला। और इसके साथ साथ एक और चीज़ में मेरे को बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरे को बहुत कमिटीज़ पे रखा गया ठीक है। और इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं, और 2 जेपीसीज़ भी थी जिस पे मेरे को रखा गया, और मैं समझता हूँ मैंने अपनी तरफ से बड़ा सेटिस्फैक्टरी उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं लास्ट सेशन को देखता हूँ, हुँ, तो लास्ट सेशन से पहले जैसे आपने जुडिशरी पे भी बोला था, जी, आपने कोलेजियम के ऊपर, उससे पहले यूक्रेन वॉर पे भी बोला था। जी। जब से आपने थोड़ा डिसेंट जो हुए हैं आप, चाहे विमेन जो प्रोटेस्ट था उसको सपोर्ट करने का हो या कोई और एक दो मुद्दे हुए हैं, उसके बाद से पार्टी आपको इग्नोर कर रही है। नहीं, नहीं, मेरे को क्योंकि मेरे जो जो इश्यूज पब्लिक पॉलिसी पे और जो आप बता रहे हैं, जिन पे आप बोलते थे, इस पे कोई और बोल रहा है अब। 1-2 बार ऐसा ज़रूर हुआ कि मुझे पूछा गया बोलने के लिए, मैंने मना कर दिया। क्योंकि नॉर्मली मेरा थोड़ा ये है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं हवा में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ वहाँ पार्लियामेंट में भाषण नहीं देना चाहता। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि आपको आज रात को फ़ोन आया कि बृजेंद्र जी कल ये बिल आ रहा है, आप इस पे बोलना चाहेंगे? तो मैंने मना भी किया है कई बार। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं, अभी भी जो ये 5 दिन का जो स्पेशल सेशन था, इसके अंदर भी मेरे को पूछा गया था कि आप बोलना चाहेंगे क्या? तो मैंने कहा जी रहने दो, इसमें बहुत लोग हैं बोलने वाले। सो सिर्फ़ मैं खाना पूर्ति के लिए बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। तो ऐसा ऐसा नहीं है। वो ठीक है कि वो जिन इश्यूज़ का आप ज़िक्र कर रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की तरफ से ये नहीं हुआ कि उसकी वजह से मेरे को अ, पार्लियामेंट में बोलने में कोई अड़चन या किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह, ऐसा नहीं हुआ। यू सेड यू आर ए मेंबर ऑफ पावरफुल कमिटीज। हाँ। तो 17वीं लोकसभा में जितने भी बिल पास हुए हैं, हुँ, उसमें से कमेटीज के ओपिनियन के लिए सिर्फ गए हैं 15%, हुँ, 17 या 15%। हुँ, 16वीं लोकसभा में जितने बिल पास हुए हैं उनमें गए हैं 25%। हुँ, 15वीं लोकसभा में जो बिल पास हुए हैं उसमें गए हैं 71%। हुँ। 14वीं में गए हैं 61%। कमेटीज की सार्थकता कहाँ है जब बिल पास ही होने हैं, जब आपका ओपिनियन ही नहीं माना जा रहा अब और वो फ्री फ्लो में हो रहे हैं, तो यू गाइस आर लाइक। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आंकड़े हैं। ये ठीक है कि ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए, कम है, लेकिन अब मैं 2 जेपीसीज़ का ज़िक्र करूँगा जिस पे मैं सदस्य था। एक था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, और दूसरा था जैसे आपने बात करी थी जेपीसी की और कमेटीज की, तो कमेटीज से तो कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा, कुछ कमेटीज के तो कोई ओपिनियन ही नहीं लिए जा रहे, तो सार्थकता ही नहीं है, तो आपको उस चीज का मेंबर बना के क्या प्रूफ। नहीं, सार्थकता नहीं है, मैं खैर नहीं मानता तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 2 चीज़ों में ज़्यादा किया जा सकता है। एक तो पार्लियामेंट की जो सिटिंग्स हैं, वो बढ़नी चाहिए। ठीक है। और शायद पहले 1-2 बार ये प्रपोज़ल भी आए हैं कि कम से कम 100 दिन की सिटिंग होनी चाहिए। सो एक एक बहुत अच्छा सुझाव है और होना चाहिए कि कम से कम 100 दिन की सिटिंग हो। पार्लियामेंट में तो फिर भी ठीक है, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट्स की देखेंगे, स्टेट असेंबलीज़ की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, वहाँ तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से औसत 25 या 30 दिन की आ रही है, पूरे साल में। पूरे साल की, शायद इतने की भी ना हो। तो और इसी तरह से कमिटीज़ को बिल्स ज़्यादा रेफ़र होने चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन जिस बात पे मैं आ रहा था वो ये था कि जैसे 2 जेपीसीज़ में मैं था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल था और दूसरा
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला, तो उसमें बहुत व्यापक चर्चाएं हुई थी और सही मायने में जिस तरह से कमेटी का एक काम होता है उस तरह से हुआ था। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सबको बुला के उसमें पूछा गया था। कई दिन तो ऐसे हुए हैं कि 100 लोगों ने रिप्रेजेंट किया है देश के अलग अलग हिस्सों से। और उसके बाद अच्छी चीज कमेटी की अभी भी ये है कि इसमें पार्टिजान अप्रोच नहीं है, अक्रॉस पार्टी लाइंस है। और जिस वजह से जो रिकमेंडेशंस वगैरह आती हैं आमतौर पे वो यूनानिमस ही होती हैं। ठीक है, एक दो जगह डिसेंट नोट भी कुछ एमपीज ने डाला है, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस बेसिस पे वो रिपोर्ट तैयार होती है और उसके परिणाम तो अच्छे रहे हैं। ओके, आर यू ए रिलीजियस पर्सन? नो, नॉट एट ऑल। मैं एथीस्ट नहीं हूँ लेकिन रिलीजियस नहीं हूँ। गॉड फियरिंग एथिस्ट और ह्यूमन फियरिंग एथिस्ट? नो, आई एम नॉट एट ऑल गॉड फेयरिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक डिवाइन फोर्स में विश्वास रखता हूँ, रिचुअलिज्म में विश्वास नहीं रखता। तो क्या लेकिन मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं हर जगह जाता भी हूँ। लेकिन मैं निजी तौर पे कब मानते हो आप? हाँ, मतलब नहीं मानता, मैंने कहा डिवाइन फोर्स को मैं मानता हूँ, लेकिन उसको यदि आप ऑब्जेक्टिफाई करें वहां आके फिर मेरा डिफरेंस शुरू हो जाता है। ओके, अभी आपने कहा कि भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। जब रमेश बेजोड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने फेलो पार्लियामेंट को इतना हेट स्पीच, इतना गलत तरीके से बोलते हैं और पार्टी उसको प्रमोट करती है और उसी पार्टी में आप हैं, तो किस तरीके से प्रमोट करने की तो बात नहीं है, राजस्थान इलेक्शन मतलब इज दिस द न्यू नॉर्मल इन पार्टी बीजेपी? ने उनको शो कॉज नोटिस भी दिया है। पार्टी उसके अलावा प्रिविलेजेस कमेटी को भी मैटर रेफर हुआ है, तो उस पर जो कार्रवाई होगी वो आगे होगी। लेकिन हाँ, इस प्रकार की बात पार्लियामेंट के पटल पे, वैसे तो आम बोलचाल में भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अभी जो विमेन रिजर्वेशन बिल था, तो कई लोगों का ये मानना है कि विमेन रिजर्वेशन बिल से अभी भी जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स में जो विमेन है उनको ज्यादा फायदा होएगा, कि चलो घर का कोई मर्द नहीं लड़ रहा तो उसकी जगह विमेन कॉन्टेस्ट कर लेगी। ओवरनाइट तो समाज में इतने बड़े बदलाव नहीं ला सकते ना, हर चीज को समय लगता है। अब हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लेकिन मेरा रोज किसी ना किसी गांव में जाने का मौका मिलता है। मैं इस चीज से बहुत आहत हूं कि बहुत कम संख्या में जो महिला सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि सही मायने में वो सामने आती हैं। हर जगह वो सरपंच पति या कोई परिवार का जो पुरुष है, मेल मेंबर जो है, वो ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक बदलाव तो है। ठीक है, वो जिस प्रकार से रिजल्ट अपेक्षित है वो शायद नहीं है, लेकिन आएगा समय के साथ। इसी तरह से मुद्दा ये नहीं है कि कौन से वर्ग की महिलाओं को भागीदारी मिले, बात महिलाओं की भागीदारी की है। ठीक है, उसके अंदर की जो बाइफर्केशन है वो बाद की बात है। ओके, अभी जैसे आपने रिसेंटली आईआर की बात करी थी, तो हमास और इजराइल के बीच जो हो रहा है उसमें इजराइल को हमने सपोर्ट किया है कंट्री ने। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को, और क्या मतलब हमास को मिल गया कि इतना बड़े मैग्नीट्यूड का अटैक उन्होंने कर दिया? नहीं, देखिए, हमास जो है वो एक उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फंडामेंटल इशू ये है कि इजराइल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो हमास के साथ कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है नेगोशिएशंस ब्लॉक है। उनके साथ जो नेगोशिएशन है वो दूसरी तरह की हैं कि हमने इतने आपके लोग किडनैप कर लिए, आप इतने हमारे छोड़ दो, यहाँ तक। लेकिन जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती उनके साथ, जो कि पीएलओ का नहीं है केस, पीएलए जो यासर अराफात वाली जो मेन पॉलिटिकल बॉडी है। लेकिन तो और देखिए, मैंने बहुत समझने की कोशिश की है इस पूरे इजराइल और फिलिस्तीनी मुद्दे को। इसको हम किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। लेकिन अभी जो किस्सा हुआ है
उसके बारे में ये इफ बट करना कि इसके मूल में तो ये चीज है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ मूल में तो ये चीज है, लेकिन इस प्रकार का नरसंहार उसकी तो भर्त्सना हर आदमी को करनी चाहिए, उसमें तो कोई इफ एंड बट का स्कोप ही नहीं है। क्योंकि सारी सिविलियंस को टारगेट किया गया है। एक नाइट पार्टी चल रही थी, उनका जो उत्सव है उसके ऊपर 350 लोग उसके अंदर मार दिए गए हैं। तो उस प्रकार की किसी चीज को आप किसी भी आइडियोलॉजी के हिसाब से या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन करके उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, मुद्दा अदरवाइज जो है फिलिस्तीन और इजराइल का, वो डीप रूटेड है, उस पे बहस एक अलग चीज है, लेकिन इस प्रकार के नरसंहार को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। यासिर अराफात तो काफी दोस्त रहे हैं इंडिया के, जी। और मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या पिछले दिनों के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं इसराइल में, उसकी वजह से वो कमजोर लगा कि हमास ने अटैक किया, या फिर कोई दूसरी बड़ी वजह है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है जी। देखिए, ये डायनामिक्स अपने लेवल पे चलते हैं। एक तरफ ये भी है कि पिछले कई साल से एक वो सिचुएशन बननी शुरू हो गई थी जहां पे इजराइल के अरब कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के साथ भी उनके रिलेशंस जो हैं वो दोबारा क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम चल पड़े थे। और हमास या हिजबुल्लाह टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये कतई मान्य नहीं है। और उसको डिसरप्ट करने के लिए हो सकता है ये कार्रवाई की हो। उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो इजराइल नाम की किसी चीज को देखना ही नहीं चाहते। अच्छा, इजराइल एज एन एंटिटी इज अनएक्सेप्टेबल टू देम। इट शुड नॉट रिमेन, इट शुड नॉट एग्जिस्ट। तो लेकिन क्योंकि अब उसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी इंटरनेशनली, तो करीब करीब अब सभी देशों ने इसराइल को मान्यता दे ही दी है। और जैसे मैंने कहा कि अरब स्टेट्स के साथ, जिनके साथ उनका हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उनके साथ भी नॉर्मलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो ये एक उनकी तरफ से शायद तरीका था कि उस प्रोसेस को बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग पूरी तरह से रोक दिया जाए। और मुझे लगता है उस पर असर पड़ेगा भी, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट के बाद जो रिटेलिएशन अब इसराइल की तरफ से होगी वो भी बड़ी ब्रूटल होगी, ब्रूटल है। और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी, क्योंकि जो गाजा का पूरा इलाका है वो सिविलियन एरिया है। हाँ, ये भी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई आप एयर मार्क्ड एरियाज हैं जहाँ पे हमास की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या उनके ऑफिसेज हैं या जो भी हो, तो आबादी के बीच में है सारा का सारा। तो अब वो एस्केलेट होके जो शायद इतने साल की एक प्रोग्रेस हुई थी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की तरफ, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रतिकूल असर पूरी तरह से पड़ेगा। ओके, हरियाणा की राजनीति पे बात करते हैं। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो में कैसी रही आपकी आवाज, और कितने लोगों ने सुन ली, और कितने लोगों को कि वो हरियाणा में है ना कि बैम काट दिए। नहीं, बहन तो ये वो तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि ये 2 अक्टूबर के बाद से बैम हरियाणा में शायद सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है राजनीतिक तौर पे। और जो बहम काटना आपने बहुत एक उपयुक्त, अच्छा, रेलेवेंट फ्रेज जो है उसका प्रयोग किया है। और मैं किस लिए किया है मैं वो उसका बता दूं, क्योंकि बहुत लोग इस गलत फहमी में आ गए थे कि शायद चाहे बीरेंद्र सिंह और उनके साथी जो हैं वो राजनीतिक तौर पर निपट चुके हैं। तो आप सही कह रहे हैं, वो बहम दूर हो गया। अच्छा, और वो पक्ष विपक्ष कोई सा भी हो, सबका दूर हो गया। अच्छा, दोनों साइड से। और जिस प्रकार का लोगों में जोश, उत्साह और जो समर्थन में जो वो निकले हैं, वो अपने आप में एक संदेश पूरे प्रदेश को देता है। क्योंकि वो जो पूरा आयोजन था वो किसी पार्टी के हिसाब से नहीं किया गया था, वो विपक्ष के हिसाब से नहीं किया गया था। वो बिल्कुल विशुद्ध तौर पे जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके साथी हैं उनके द्वारा किया गया था। और जो लोग उसमें आए वो सिर्फ चौधरी बीरेंद्र सिंह के प्रति जो उनका प्रेम है या जो निष्ठा है उसकी वजह से वो आए हैं। और जिस प्रकार से लोग उमड़े वहां पे, तो सबके सामने ही है। पर इसमें भी काफी चीजें हैं। उचाना, और चौधरी साहब ने कह भी दिया कि भाई अगर जेजेपी के साथ रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो उचाना मेजर सीट है, उसमें आपके जो ओपोजिशन में है और जो प्रेजेंट
प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो गठबंधन जिनका है, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि 24 में हम ऐसी कोई बात ही नहीं है, होती रहती हैं ऐसी रैलीज। नहीं, और क्या बोलेंगे? कम से कम कोई ये तो नहीं कह रहा रैली फेल हो गई। अच्छा। और दूसरा, जहाँ तक उचाना का सवाल है या हिसार लोकसभा का सवाल है, वो ये एक नैरेटिव को छोटा करने की बात है। कि ये तो इसलिए कर रहे हैं कि इनकी एमएलए की सीट डिस्प्यूटेड है, इनकी लोकसभा की डिस्प्यूटेड है। वैसा ऐसा नहीं है, ये मुद्दा वहां तक सीमित नहीं है। जो चीज मैंने पहले भी पिछले 2-3 दिन में पत्रकार साथियों को कईयों को कही है कि आप एक तरफ तो मजबूती की बात करते हैं कि हम इतनी सशक्त पार्टी हैं, और दूसरी तरफ आप प्रदेश का इतना बड़ा हिस्सा, और वो हिस्सा जो प्रदेश में हमारे स्टेट की पॉलिटिक्स को जो दिशा देता है, जो किस करवट बैठेगी, वो वाला वो प्रदेश का हिस्सा ये है, उसको यदि आप अलायंस के नाम पे उसको करीब करीब त्याग दो, तो ये किसके हित की बात? ओके, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि प्रदेश का वो हिस्सा, तो आपकी पार्टी और वो जो लोग हैं या जो भी वो हैं वो सोच रहे हैं कि ये जो जाट बेल्ट है इसमें हम सेंधमारी कर सकते हैं जेजेपी के साथ में, क्योंकि बीजेपी से ये थोड़ा थोड़ा किसान आंदोलन के बाद और काफी इंसिडेंट्स के बाद हटता जा रहा है, तो जेजेपी एक अच्छा वहां पे हमारे पास एक अच्छा अलायंस के रूप में उभर के आएगा। देखिए, तो क्या इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जा रही, या फिर देखिए जो आपने बात कही, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, उस वर्ग का बीजेपी के प्रति एक नजरिया है, वो तो अलग बात है, लेकिन धोखे की भावना तो जेजेपी से है। असली जो लोगों की नाराजगी और गुस्सा है वो तो जेजेपी से है। ओके, तो ये मानना किसी भी समझदार व्यक्ति का कि जेजेपी उस वर्ग की कोई वोट ला सकती है, वो तो उसका तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, आप ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे पार्टी हाईकमान को? नहीं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आई हुई है, ये बात सबको समझ में आई हुई है, और कई बार राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, और यहाँ भी मेरे को लगता है कोई राजनीतिक मजबूरी है, और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि ये जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं, ये खत्म हो जाएं, उसके बाद असली स्थिति पता लगेगी कि पार्टी का रवैया या रुख है क्या। ओके, आपको तो वो लोग नॉन एक्टिव बताते हैं, गुमशुदा बताते हैं, कौन? जेजेपी पार्टी के लीडर्स। बताने दो, उनके बताने से हम चलेंगे क्या? उनके बताने से क्या चलेंगे हम? अच्छा, तो आपका मतलब कोई उस पे ओपिनियन नहीं है कुछ? रिटालिएट तो चलो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड के बारे में आप बात कर रहे हो, वो मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, लेट हिम फर्स्ट बिकम एलिजिबल टू से थिंग्स लाइक दैट। वो व्यक्ति है कौन, उसकी हैसियत क्या है? तो आज तक सरपंच नहीं बना, एमएलए एमपी की तो बात छोड़ दीजिए, जिसकी डिग्रियां कुछ और हैं, जब इलेक्शन के कागज भरे जाते हैं वहां कुछ और पता लगती है कि कोई डिग्री विग्री नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बात को तरजीह क्यों देते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। वो अपने पार्टी के लोगों के बीच में बैठ के अगर कोई चीज कहता है, वो उनकी कंजम्पशन के लिए है, तो लोगों के लिए थोड़ी है। वो तो ये भी कह रहे थे केस वगैरह भी करेंगे वो। हाँ, वो वकील हैं शायद, मेरे ख्याल से वो भी कहते हैं वकील हैं, तो मेरे ख्याल से केस को उसका शब्द बता दिया होगा किसी ने कि केस भी होता है फाइल करने के। कर लेंगे। अच्छा, ये चीज है। अब मेरे को एक चीज और समझाइए सर, जैसे काफी लोग ये बात कहते हैं, एक येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस में एमेनुअल मैक्रोन के खिलाफ में, जिसमें ये कहा गया कि वो येलो पहन के निकले कि ताकि दिखाई दे, जो अंधेरे में भी दिखता है, कि मैक्रोन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ऊपर से आया हुआ थोपा हुआ लीडर है। मैं इसी चीज को अगर इंडिया में देखूं, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आज एमपीज बना रहे हैं, रादर देन एमपीज प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। तो इसके नाम पे वो जो आजादी है वो भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, जो डिसेंट की। और दूसरा, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि मोदी वेव या उस चीज के सहारे आप एमपी बन के आ गए, अदरवाइज आपने पर्सनल लाइफ में आईएएस में तो अपने आप को प्रूव कर दिया, पर पॉलिटिक्स में प्रूव करने में आपको बड़ा लंबा चौड़ा वक्त नहीं लगता, और क्या पता क्या होता।
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को यदि आप सिर्फ एक चश्मे से देखेंगे तो एक ही हिस्सा दिखेगा उसका। किस इलेक्शन के समय में क्या हालात बने और किस कारण से लोग वोट दें, वो कोई स्थायी चीज नहीं है, वो हर इलेक्शन में बदलती है। और क्या 2 दशक तक इंदिरा गांधी जी के नाम पे कांग्रेस को वोट नहीं मिला? लैंप पोस्ट कैंडिडेट का जो कॉन्सेप्ट है वो 70 के दशक का है कि कहीं से किसी को खड़ा कर दो, लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा। तो इसमें नई चीज कौन सी है? अच्छा, कोई भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो साइकिल्स में चलती है। कभी जो सेंटर है, सेंटर से मेरा मतलब शीर्ष पे जो है, कभी वहां सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, कभी विकेंद्रीकरण हो जाता है। ये चलता रहता है। यही सारे आरोप जो मोदी जी के ऊपर लगते हैं ये पहले भी लगते रहे हैं। यही सारी पार्टियां जो अब मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा हो रही हैं या बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो रही हैं, यही सारी पार्टियां 25-30 साल तक लगातार कांग्रेस के खिलाफ इकट्ठी होती रही। तो वो तो डेमोक्रेसी में भाई अल्टीमेटली तो यही है ना कि यदि कोई पार्टी सत्तासीन हो गई और स्थापित हो गई तो फिर उसको उसको हिलाने के लिए, उसको विस्थापित करने के लिए भी तो लोग रास्ता निकालेंगे। अच्छा, तो चलता रहता है। पार्ट ऑफ द जॉब, पार्ट ऑफ द जॉब एंड पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। नहीं आप शब्द तो काफी अच्छा इस्तेमाल करते हो, सीरियसली। जैसे ये याद रह गए ये शब्द। रोहतक पढ़ा हूँ मैं, हिंदी के तो अखबार, हरियाणवी हिंदी के अखबार पढ़ता था वहाँ। अंग्रेजी अखबार भी नहीं हम घर में मंगाते थे। अच्छा, नहीं आता था अंग्रेजी अखबार? ट्रिब्यून आता था, हिंदी वाला दैनिक ट्रिब्यून। और एक ये ट्रिब्यून की बड़ी खासियत है कि रूरल बैकग्राउंड में इतना लंबे समय से ट्रिब्यून को बड़ा लोग पसंद करते हैं। अच्छा अखबार है भाई, बैलेंस लिखता है, ऊट पटांग बातें नहीं करता। अच्छा, हालांकि अब तो उसकी रीडरशिप बहुत कम हो रही है। कौन है? ठीक है। आपने कहा कि इतनी अच्छी ओपनिंग आपको पार्टी ने दी, तो सिर्फ आपका मतलब आपको एमपी बना दिया, आपको टिकट दे दी, इसलिए आपका मन लग जाता है? आइडियोलॉजी वगैरह भी मैच करती है थोड़ी बहुत बीजेपी से? तो एमपी बना दिया या एमपी बनने को ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई छोटी मोटी चीज हो गई हो। नहीं, आपने अभी बात करी ना कि प्राइम मिनिस्टर तो एमपी बना रहे हैं, तो कोई भी एमपी। मैंने नहीं कही, वो आपने कही है। हाँ, हमारी जो बात हाँ, हुई। लेकिन पार्टी और नेता का तो इलेक्शन में रोल होता ही है, उसमें उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं। और जब इतनी बड़ी शख्सियत आपकी पार्टी को लीड कर रही हो तो उसका एडवांटेज क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओके। ये जो पूरा लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, आप डेमोक्रेसी को या किसी भी तरह की राजनीति को लीडरशिप से, हाउ कैन यू मेक इट लीडरशिप लेस? ओके। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां लीडर अब लीडर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का है, लोकसभा लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, एक कम्युनिटी का है या देश का है, वो लेवल अलग अलग है, लेकिन लीडरशिप तो हर जगह चाहिए। और इतना भी तो लीडरशिप नहीं होनी चाहिए ना कि एक ही आदमी के आसपास सब कुछ हो जाए, तो फिर वो डेमोक्रेसी का पार्ट कहाँ रहा? फिर तो वो अब जैसे मैंने कहा, सही होगी। जैसे मैंने कहा फेजेस हैं, वो फेजेस हैं। पीएमओ कब पावरफुल हुआ था? इंदिरा के टाइम में था। आप उस चीज को इस तरीके से कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि वो भी थे तो हम भी हैं? ये मैं क्योंकि मैं ना उसको बुरा मानता था, ना इसको बुरा मानता, ना उस फेज को बुरा मानता, ना इस फेज को बुरा मानता। तो साइकिल है, उनको भी डिक्टेटर कहते थे। साइकिल है। 71 की लड़ाई जो हुई उसमें आपको लीडरशिप नहीं चाहिए थी क्या? ऑब्वियसली चाहिए थी। तो लीडरशिप तो एक ही होती है। ये कलेक्टिव लीडरशिप इज अ मिसनोमर। ओके। वो कहने की बात है, फैसला तो किसी एक आदमी को करना पड़ता है अल्टीमेटली। अच्छा, हम वापस मन पे आ जाते हैं, मन की बात। और आपका मन अब आप सच बता दो, सही में लग रहा है बीजेपी में सही में ऐसा है कि आपकी आइडियोलॉजी है जो आप लॉजिकल बात करते हो? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जहाँ पे मैंने वो बात बोली कि पॉलिसीज अलग तरीके से इंप्लीमेंट होती है, वहाँ उतनी अच्छी दिमाग के लोग नहीं थे या उस तरीके के समझ नहीं पाए। तो क्या आपकी बातें उनको समझ आती है, उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं? है कुछ ऐसा? नहीं देखिए, या ऐसा ही? देखिए उस राजनीति में बहुत बार आपको बातें जो हैं वो बड़ी तोल के करनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कितने एक्टिविस्ट जो राजनीति में आए वो कामयाब हुए?
बहुत कम। वो इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि जिस चीज पे वो लगे हुए थे उसके प्रति उनकी निष्ठा पूरी थी। लेकिन जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते हो तो आप एक दायरे में नहीं रह सकते, आपको आपका दायरा बहुत चौड़ा होना पड़ता है। और मैं ये गुजरात के लीडर हैं, यूथ लीडर, एक्टिविस्ट से वो एमएलए बने हैं। क्या नाम है उसका? मैंने उसको सुना था, जिग्नेश या मैंने उसको सुना था, उसने ये बात कही थी और मेरे को उसकी बात बड़ी सही लगी। मैं सोचता था मैं एक्टिविस्ट होकर बहुत कुछ कर रहा हूँ और कर भी रहा था, लेकिन जब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया तो मेरे को लगा सिर्फ यही ग्रुप थोड़ी है, ये भी है। ऐसे ऐसे तो सैकड़ों हैं। हाँ, ये भी। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको हर तरफ से मदद चाहिए, हर तरफ से समर्थन चाहिए। तो डेमोक्रेसी के लिए कई लोगों ने कहा है कि इसका दूसरा शब्द कॉम्प्रोमाइज है। वो इसीलिए नहीं कहा, वो कोई ऐसी हल्की बात नहीं है। वो आप ये बात अपनी बात प्रूव करने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल। आप इसमें बताइए इसमें गलत क्या है। डेमोक्रेसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, बट डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन्वॉल्व्स अ होल लॉट ऑफ गिव एंड टेक। आप उसमें कभी भी एक पोजीशन पे ये मान के कि बस मेरी पोजीशन है यही ठीक है, उस पे अगर टिके रहेंगे तो ज्यादा लंबा नहीं चल सकते आप। और इसीलिए जब आप आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी इन डेमोक्रेसी एक बेस लेवल पे तो हो सकती है, बट उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कम्युनिस्ट पार्टीज हैव फेल्ड। ओके, आपके क्लासमेट थे राहुल गांधी या कॉलेज मेट थे शायद? हाँ, एक साल कॉलेज में थे, कॉलेज में First थे, year college। आप साथ में थे। तो राहुल की पार्टी भी आपके आइडियोलॉजी के बड़ी पास है, कुछ आगे लग रहा है फ्यूचर भाई के साथ काम करने का? चौधरी साहब? नहीं, राहुल गांधी मेरे क्लासमेट रहे एक साल के लिए, बट इट इज नॉट एज इफ वी वर फ्रेंड्स और वी वर वेरी क्लोज, ऐसा कुछ नहीं था। और Did you guys और know उनका each वैसे other? भी, और उनका तो वैसे भी बहुत उस समय वो सिक्योरिटी का तामझाम ही था। आप जानते हो एक दूसरे को? हम डिफेंस कमेटी में इकट्ठे हैं। अच्छा, उसमें आप वो आते हैं कमेटीज में? काफी फ्रीक्वेंटली, शुरू में कम आते थे लेकिन बाद में तो बहुत आए। अच्छा जी, आप बता रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने तो इस जो पार्टी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में, क्या उनकी आइडियोलॉजी काफी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी की? कांग्रेस की आइडियोलॉजी देख लीजिए आप, कांग्रेस की आइडियोलॉजी वो किसी स्ट्रेट जैकेट में नहीं है, वो रोज चेंज होती है। हाँ, भाई एक स्लोगन था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पे। और अब वही पार्टी बात कर रही है जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, या जो भी वो फ्रेज है मुझे नहीं पता। तो दोनों में कितना बड़ा विरोधाभास है, बिकॉज़ दे आल्सो इवॉल्व्ड। ये भी है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था एक बार कि आपने फलानी चीज के बारे में कल तो कुछ और बात कही थी, आज आप कुछ और कह रहे हो। उन्होंने कहा मैंने अपने दिमाग की खिड़कियां बंद नहीं कर रखी। हाँ, वही ठीक बात है। कोई नई चीज आएगी और मेरे को समझ में आ जाएगी तो मैं उसको मान लूंगा। यही बात मैं अगर कहूँ, क्या बीजेपी में अलाउ है दिमाग की खिड़कियां खोलना? जैसे आपने किसी अलाउड है। मैं इसके लिए अगर किसी एक्शन में अगर इस चीज में किसी चीज को दोषी मानता हूँ तो वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से पार्लियामेंट में एक जो फ्री फ्लोइंग डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि पार्लियामेंट में जो डिबेट है, बिकॉज ऑफ दिस लॉ इट गेट्स कन्फाइंड और इट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड टू योर पार्टीज व्यू। ठीक है। उसमें अगर किसी एमपी का अपनी पार्टी से अलग मत है वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता, बिकॉज दैट लॉ कम्स इनटू द पिक्चर। तो इसलिए आप नहीं, मैं नहीं, ये तो सब ये तो एक सी जिस टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ आया उस टाइम उसकी बहुत जरूरत थी। वो आया देश में इतना ज्यादा ये स्टेट लेजिस्लेचर्स हो चाहे पार्लियामेंट हो, इतना ज्यादा वो एक दुष्प्रचार हो गया था उस बात का कि एमएलए हैं या एमपी हैं वो अपने कॉल पे टिकते नहीं, पार्टियां बदल के सरकार गिरती हैं, सरकार बनती हैं। तो इतना ज्यादा हो गया था कि उस समय उसकी जरूरत थी और बड़ा अच्छा लगा था। ठीक है। लेकिन उससे जो बाद में ये चीज धीरे धीरे जब उभरनी शुरू हुई तो अब लगता है कि उसके अंदर चेंज की जरूरत है। अदरवाइज जो एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो अब डिबेट विपक्ष और पक्ष की है।
विद इन द विपक्ष एंड द पक्ष, उनके अंदर वेरिएशन का स्कोप ही नहीं है। आप लोग बात करते हो ऐसे वेरिएशंस की पार्टी के अंदर की, एंटी डिफेक्शन लोग के अंदर हमें अमेंडमेंट करना चाहिए? हमारे बहुत से अच्छे सीनियर सांसदों ने अखबारों में आर्टिकल भी लिखे हैं इस बात। नहीं पार्टी के अंदर वो आर्टिकल लिखना, पार्टी के अंदर बिल्कुल बात होती क्या कुछ कंक्लूजन निकला उस चीज का? नहीं, कंक्लूजन ऐसे नहीं निकलते। कंक्लूजन तो जब कानून को कभी बदलने की बात आएगी, वो स्टेज पे इतनी जल्दी कोई चीज नहीं जाती। अच्छा, क्योंकि इसको छेड़ना भी तो एक आफत है। इसको छेड़ते ही ये कहा जाएगा देखो एंटी डिफेक्शन लॉ को कमजोर किया जा रहा है, ये भी है। तो वो अपने आप में एक मुद्दा है। पॉलिटिकली इट्स अ हॉट पोटैटो। चेंज दैट लॉ होता है हमेशा। ठीक है, आपने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि दिमाग की खिड़कियां मैंने बंद नहीं कर रखी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये पार्टी फैसला ना ले इस अलायंस के ऊपर, तो आप किसी दूसरी पार्टी में हो और आप उस चीज को इस तरीके से जस्टिफाई करें? नहीं, एक अलायंस को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है इस चीज में? उसको आइडियोलॉजी के लेवल पे क्यों ले जाया जा रहा है? वो एक प्योरली अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। सरकार बनाने उसमें ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई सोच है, ना कुछ है। तो ये है कि मेजोरिटी नहीं आई थी, सरकार चलानी थी, इनके पास 10 MLA थे, तो ये नहीं था कि एक एक को दो को कहीं से आप उनको लेके आओ और उन सब की फिर उन सब का प्रेशर आप झेलते रहो। तो ये तो एक प्रैक्टिकल सी चीज थी जो की गई थी, लेकिन इसको उस लेवल पे ले जाने की तो जरूरत ही नहीं है, और ना कोई कहता। ठीक है, राजस्थान में जो जेजेपी लड़ रही है, वो क्लासिकल एग्जांपल है बीजेपी की टीम बी का, जस्ट टू किल द जाट वोटर्स देयर। एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से आप? तब करता अगर इनके पल्ले कुछ होता। तो फिर बीजेपी क्यों सोच रही है कि इनके पल्ले कुछ है कि टीम बी के तरीके काम कर रही है? उनको लगता होगा, और मैं तो नहीं मानता कि उनको लग रहा है। वो खुद अपनी शायद क्या बोलूं उसको, अपनी सार्थकता साबित करने के लिए शायद कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि देर सवेर हरियाणा में इनका काम होने वाला है, सरकार भी इनसे पल्ला झाड़ने वाली है। तो उनको लगता होगा कि राजस्थान में अगर हम कुछ दिखा पाएंगे कि हमारे बूते कुछ है, तो शायद पार्टी कोई दूसरी नजर से उनको दोबारा देखना शुरू करता है। पर अभी जो 40-41 लोगों की तो लिस्ट कैंडिडेट की आ भी चुकी है, तो अलायंस की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने दम पे लड़ेंगे शायद। तो बीजेपी ने तो कभी कहा भी नहीं, ये तो पत्रकार बंधु जो हैं वही इस तरह की उड़ाते रहते हैं। अच्छा, इस तरीके की रूमर्स, पर वो दिख रहा है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, जब उनका हरियाणा में ही वजूद अब हाशिए पे चला गया है, तो राजस्थान में क्या मिलेगा उनको? एक सर डायनेस्ट पॉलिटिक्स की बात होती है तो कंपैरिजन आपके परिवार का भी होता है, उनके परिवार का भी होता है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो मैंने बात आपने इंटरव्यू जहां से शुरू किया था, मैं आइडेंटिटी बना के राजनीति में आया था। पर आपने आइडेंटिटी IAS में बनाई है, पॉलिटिक्स में अभी मैं MP बन रहा हूँ, और क्या आइडेंटिटी बनेगी अब? और आइडेंटिटी क्या होती है? लेकिन मैं पॉलिटिक्स में यूं नहीं आया कि मेरे पास और कुछ नहीं था करने के लिए। अच्छा, मैं उस तरह से तो नहीं आया हुआ। हाँ, जो हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी, तो वही चीज है। और मेरा पूरा परिवार जो है, उन सब का जो आधार है वो शिक्षा रही है। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे मेरे दादाजी हों, चाहे मेरे परदादाजी हों, तो हम ये नहीं है कि बपौती समझ के आए हुए हैं। मेरे पिताजी सर छोटूराम के नाती जरूर हैं, लेकिन राजनीति में मेरे पिताजी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सर छोटूराम के नाम का कभी फायदा नहीं उठाया। उनका नाम बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, छोटूराम विचार मंच बनाया है और बहुत चीजें की हैं, लेकिन राजनीति में वोट लेने के लिए उनके नाम का कोई कभी प्रयोग नहीं किया है, अपने दम पे किए उन्होंने। और यही मेरी कोशिश थी कि जो मैंने शुरू में कहा कि ये नहीं कहे कोई कि कुछ और नहीं कर सकता था, लेकिन बड़े बाप का बेटा था तो आ गया उसकी जगह। तो अब यूं कोई सोचे कि आदमी अपने परिवार को त्याग दे, क्यों त्याग दे भाई? जब इतनी इलस्ट्रियस लेगेसी है, वो उसको कोई ऐसे ही छोड़ देगा बिना बात में? हाँ, ये बात भी ठीक। और डेमोक्रेसी है, अगर लोग वोट देते हैं किसी चीज पे तो ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई है, आगे प्रूव करो। अच्छा, कुछ किताब वगैरह क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप?
कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज? अभी तो लेटेस्ट तो मैंने पढ़ी थी मणिशंकर अय्यर जी की, वो जो बायोग्राफी है, मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक। कैसी लगी आपको? मेरे को देखो जी, मैं जब स्कूल में था तब वो एक मैगजीन में आर्टिकल लिखते थे, वीकली आर्टिकल आता था। मेरे को उनकी उनकी राइटिंग तब से बहुत पसंद है, और राइटिंग बड़ी तीखी है उनकी, ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन बीइंग अब्यूसिव, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है, तो मैं उनको बहुत पहले से पढ़ता आया हूँ, और ये किताब भी बिल्कुल उसी लहजे में है। इट इज़ इर्रेवरेंट, किसी को बख्शते नहीं वो। तो एक अच्छा रिकाउंट किया उन्होंने अपना करियर। सेम पेंस, मैं भी वही किताब पढ़ रहा हूँ। मैं उनके बुक लॉन्च में गया था, तो उन्होंने साइन वाइन करके भी दी, पर मेरे को सही में उनकी राइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए हाँ। क्योंकि वो क्योंकि मणिशंकर अय्यर की जो राइटिंग है वो एक्सट्रीम व्यूज, आपके एक्सट्रीम फीलिंग्स निकालती है। या तो आप उनको बहुत पसंद करेंगे या आप उनको कभी नफरत करेंगे। मैं बहुत पसंद करने वाला हूँ। अच्छा, नफरत नहीं है मेरे को, पर मतलब ठीक है। हाँ, नहीं पसंद आया। हाँ, वो बिल्कुल ही मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया उसको। अच्छा, आप कोई बुक रेकमेंड करो ना एक आध। क्या बुक रेकमेंड करने चाहिए आपको? कौन सी बेस्ट बुक्स हैं कि इनको पढ़ना ही पड़ना बेस्ट बुक नाम की कोई चीज नहीं है। किस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो तब आदमी किताब सजेस्ट कर सकता है। इन जनरल? जनरल क्या? जस्ट लाइक जनरल ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी के साथ जनरल में तो फिर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ हो सकता जनरल तो महाभारत पढ़ो, उससे ऊपर कोई। है। अरे हाँ, महाभारत का याद आया आपको? महाभारत, महाभारत पढ़ो, उसमें सभी कुछ है। महाभारत तो आपने बिल्कुल मतलब फेवरेट है। जनरल लाइफ के बारे में हाँ। जितने सवाल और सवालों के जवाब हम्म। उस एक ग्रंथ में है। शायद आपको पूरी दुनिया में आप कितनी किताब पढ़ लो, मिला के नहीं मिलेगा इतना। अच्छा, कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका महाभारत में? कर्ण। कर्ण? क्यों? अब अगर उसका हम क्यों शायद मैं भी उनमें से हूँ जिसको अंडरडॉग पसंद है। कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा अंडरडॉग है। अच्छा। अब अंडरडॉग की हिंदी क्या होगी यार, कहीं इसको भी लोग दूसरी तरह से समझ लें कुछ। अंडरडॉग मेरे से मतलब है वो व्यक्ति जो वंचित रहा हो, जिसको समाज में कभी स्थान ना मिला हो, इज्जत ना मिली हो, और वो उस परिस्थिति से उबर के इतना बड़ा कैरेक्टर जो बना। इतना दुनिया में उससे ज्यादा ट्रेजिक कैरेक्टर मेरे ख्याल से और कोई नहीं। अच्छा, आप खुद लिखते हैं? डू राइट? ज्यादा नहीं, मतलब आर्टिकल्स वगैरह? आर्टिकल्स वगैरह कुछ लिखे थे मैंने अखबारों के लिए 2-4 बार, पर ज्यादा नहीं। वैसे लिखने का आपका कोई ज्यादा वो नहीं है, ग्रेट मूड नहीं है? मेहनत करनी पड़ती है। और फिल्में वगैरह कौन सी देख रहे हो आप? फिल्में तो बहुत देखते हो। फिल्में देखनी अब इतनी? अच्छा, एक ये मैंने 90 के अर्ली 90s तक बहुत पिक्चरें देखी। अच्छा। शायद कोई पिक्चर हो जो मैंने ना देखी हो, लेकिन अब मेरी वो रुचि नहीं रही। क्यों? पता नहीं, कोई उसका स्पेसिफिक कारण नहीं है। क्यों, मैं हमेशा दो चीजों का बहुत बड़ा प्रेमी रहा हूँ। एक तो स्पोर्ट्स का और दूसरा हिंदी सिनेमा का। अच्छा। और एक समय पे मैं अपने आप को, मतलब विदाउट बीइंग मॉडेस्ट आई कैन से कि मैं अपने आप को हिंदी सिनेमा का एनसाइक्लोपीडिया समझता था। अच्छा। मेरे को बहुत शौक था और बहुत फॉलो करता था। और इसी तरह स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखने का, देखने का मेरे को बहुत शौक रहा है हमेशा। लेकिन सिनेमा के बारे में अब मैं पढ़ लेता हूँ अखबार वगैरह में, लेकिन देखने का वो पहले वाला शौक नहीं। तो कौन सी लगती है आपको फेवरेट फिल्म, ग्रेटेस्ट फिल्म या फेवरेट फिल्म आपकी हिंदी सिनेमा में? किताब की तरह बात होगी कि कौन सी किताब आप सजेस्ट करो। सिनेमा में बहुत है, लेकिन यदि मैं अपनी 5-6 पिक्चरें अगर मैं लिस्ट आउट करूं तो फॉर शेयर एंटरटेनमेंट सेक मेरे ख्याल से शोले से अच्छी कोई पिक्चर हो नहीं सकती। अच्छा। उसके अलावा जो मेरी फेवरेट्स हैं, मेरे दिल के बहुत करीब एक पिक्चर है साई बीबी और गुलाम। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अबरार अलवी मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं उसके, गुरुदत्त मीना कुमारी की पिक्चर है वो एसेंशियली। वो मुझे बहुत पसंद है। फिर एक श्याम बेनेगल की पिक्चर है जुनून। उसका एक फजूला नाम की एक पिक्चर भी बनी थी बाद में, जुनून, लेकिन जो ओरिजिनल जुनून है जिसमें नसीरुद्दीन शाह, शशि कपूर और जेनिफर कैंडल और नफीसा अली, बहुत ही कमाल की पिक्चर है वो। 1857 का जो विद्रोह था
उसकी पृष्ठभूमि पे वो पिक्चर बनी है। और रस्किन बॉन्ड की किताब थी फ्लाइट ऑफ द पिजन्स, उसके ऊपर वो बेस्ड है। तो साहिब बीबी गुलाम होगी, जुनून होगी, फिर गाइड। गाइड काफी अच्छी है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर देवानंद के बारे में शक हो, क्योंकि शायद उन्होंने देवानंद जी को बाद के समय में देखा है, उनको सिर्फ गाइड दिखा दो, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। और 5वीं पिक्चर अगर मैं बोलूं तो फिर मुगले आजम। जब मुगले आजम। तो ये तो 5 मैंने आपको गिना दी, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है हिंदी में। और बहुत अच्छी। बाहर हॉलीवुड वाली शॉशैंक रिडेम्पशन नंबर 1 वही। शॉशैंक रिडेम्पशन से ऊपर मेरे को भी ग्रेटेस्ट फिल्म लगती है अगर कोई परफेक्ट पिक्चर जिसको अगर आप संज्ञा दें तो शायद वो शॉशैंक रिडेम्पशन है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ऑस्कर नहीं मिले। बाद में उस पिक्चर को जो दर्जा मिला वो मिला। ये कुछ ऐसे ऐसे जैसे सिलसिला अपने टाइम में बहुत बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन वो आइकॉनिक पिक्चर है। ये भी है। It's मतलब फॉर ऑल टाइम्स। तो शॉशैंक रिडेम्पशन, और खास तौर पे जो मॉर्गन फ्रीमैन का उसके अंदर रोल है। खैर मेरे जो फेवरेट हैं वो तो ऑल टाइम फेवरेट मेरा सिल्वेस्टर स्टेलोन। अच्छा, वो क्योंकि वो हमारे जवानी बचपन बीच वाला जो पीरियड होता है 9वीं 10वीं क्लास, जब शरीर समझ में आना शुरू हुआ था, और तो और मेरे को उससे अच्छा कोई नहीं लगता। तो कौन सी लगती है उनकी आपको? सारी पूरी रॉकी सीरीज पूरी। मेरे को वो रैम्बो ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। लेकिन रॉकी सीरीज जो है खास तौर पे पहले 4, अच्छा, वन बेटर देन द अदर। अच्छा, एक मैं फनी क्वेश्चन पूछूं, विच फिल्म ऑफ माइन यू लाइक मोस्ट? आपने वो विस्कीज के ऊपर की थी, राजस्थान की और डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई थी, हेरिटेज लिकर वाली। वो बहुत अच्छी थी क्योंकि नई चीज थी। मैंने उस तरह की कभी देखी नहीं थी। अच्छा। खास तौर पे कम से कम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं देखी। शायद स्कॉच वगैरह के बारे में लोगों ने बहुत बनाई हो, लेकिन इंडियन हेरिटेज विस्की रॉयल फैमिलीज, रॉयल हाउसेस से जो निकली हुई हैं, वो एक नई चीज थी। मेरे को इसलिए बहुत पसंद आई थी वो। अच्छा, थोड़ा यूनिक सा था कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। ओके। यूनिक एंड मेरे को कम से कम नहीं पता कि वैसा किसी और ने बनाया हो। हाँ। एटलीस्ट और मुझे अब वो ब्रेन ड्रेन वाली जो ऑफिस वाली थी, जो रात में एक बैंक वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्रेन ड्रेन वगैरह हो चुका है। रन ऑफ द मिल टॉपिक्स हैं वो। मतलब उस पर किसी ना कभी ना कभी बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन वो जो आपका हेरिटेज विस्कीज वाला था वो नई चीज थी, यूनिकनेस थी, और इस वजह से ज्यादा अच्छी लगी थी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन करते हैं। खान मार्केट ज्यादा पसंद है या चंडीगढ़ का सेक्टर 17 मार्केट? 17 भी नहीं, 17। या चंडीगढ़ में तो आपका मन ही नहीं लगता, आप बोलते हो चंडीगढ़ को छोड़ दो, नई राजधानी बना लो। नहीं, चंडीगढ़ शायद कुछ समय बाद जब मैं जाके अगर सेटल हुआ वहां पे तब अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी नहीं? बूढ़े लोगों के लिए आप ये कह रहे हो? इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, चंडीगढ़ इज नॉट द प्लेस। अच्छा। सरकार और वकालत, बस। या लैंडलॉर्ड हो, जमीनें हैं, गोल्फ क्लब के मेंबर हो, गाड़ियां साड़ियां अच्छी, अच्छा सुंदर शहर है। बट मेरे खास तौर पे सारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स, उनके लिए नहीं है। उनके लिए जरूर है कि दे शुड मूव आउट ऑफ दैट प्लेस। बीइंग ए डीसी आप रहे, और बीइंग एनीथिंग, मैं चंडीगढ़ 15 साल रहा हूँ। अच्छा। मैं 3 साल वहाँ पढ़ा हूँ शुरू में स्कूल में, उसके बाद 12-13 साल वैसे रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद है वो शहर, लेकिन वो शहर एम्बिशियस लोगों के लिए नहीं है। कौन सा लगता है आपको एम्बिशियस लोग? मुंबई? एनी बिग सिटी। अच्छा। एनी बिग सिटी। देखिए, मैं इस चीज में हिपोक्रेट नहीं हूँ। ग्रामीणांचल की बहुत बात होती है, मैं हमेशा बच्चों को जाके ये बोलता हूँ, उनके पेरेंट्स को ये बोलता हूँ, इस गलतफहमी में मत रहो कि ग्रामीण अंचल में पल के आप कहीं बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। ग्रामीण अंचल के बच्चे को शहर में ही आना पड़ेगा, वहां उसे पता लगेगा उसका मुकाबला किस तरह के लोगों के साथ है, उसे पता लगेगा कंपटीशन है क्या। तो मैं इन चीजों को ज्यादा ना शुगर कोटिंग नहीं करनी चाहिए, जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। अच्छा। और मैं हमेशा मानता हूँ बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, ये वो, दीज आर द प्लेसेस अगर आपको जिंदगी में ऊपर जाना है तो। ओके, अभी खान मार्केट या सेक्टर 17 मार्केट चंडीगढ़, कौन सी ज्यादा पसंद है?
नहीं, मार्केट तो सेक्टर 17 बहुत ज्यादा बेहतर है। खान मार्केट से नहीं, खान मार्केट तो खिचपिच है, लेकिन हाँ, खान मार्केट के जो आप जाते दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो तो काफी उसका तो अब जवाब नहीं है। सेक्टर 17 में कुछ भी नहीं है। और सेक्टर 17 तो वैसे इज अ डाइंग सेक्टर नाउ। अब तो एल&टी मॉल में शिफ्ट हो गया सब कुछ। हाँ, हिसार की मार्केट भी घूमे हो आप एक आध? हाँ, कि कभी कभार ऐसे ही रैंडम हिसार निकल की लिए? हरियाणा के शहरों के हिसाब से तो अच्छी हैं। अच्छा, हाँ, साउथ ऑफ फ्रांस या शिमला? अगेन मेरे को अब बिना बात में राष्ट्रवादी बनाओ, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन शिमला हैज बिकम एन अर्बन स्लम। अच्छा, मतलब उसमें अगर आप एक डिस्टेंस से फोटो लेंगे, आपको पहाड़ तो दिखेगा ही नहीं, आपको एलिवेशन तो दिख रही है, हाँ वो बिल्डिंग। लेकिन उस एलिवेशन बस हरी कंस्ट्रक्शन है, तो वेयर इज द फन? हाँ ये भी है। भाई हिल स्टेशन का पर्पस तो कुछ और होता है। हाँ, लेकिन ठीक है, आबादी है, लोग अब वहाँ बस रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या इलाज है उसका? गूगल पे या पेटीएम यूज करते हैं आप? क्या चीज? गूगल पे यूज करते हो? गूगल पे, पेटीएम, ये सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। अच्छा, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ये सब नहीं? ओके। और क्या था? बस हाँ, ऑलमोस्ट हो गया, सारी बातें हो गई। और आप कुछ लास्ट में, आप कुछ अच्छी बात या कोई भी बात, आप ओपिनियन आप शेयर करना चाहते हो यूथ के लिए? अच्छा, आपका टेक्नोलॉजी में कैसा विश्वास है? मेटावर्स और ये नई चीजें, आपने मेरे को एक बुक रेकमेंड करी थी। मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, हम्म। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो ये मानता है कि टेक्नोलॉजी को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। हम्म। टेक्नोलॉजी इज नॉट एन आइडिया हुज टाइम विल कम। टेक्नोलॉजी तो है। हम्म। आप उसमें कोई भी चीज ले लीजिए, हम्म। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दोज थिंग्स विल सरेंडर। ठीक है। छोड़ो, उबर ले लो, हाँ। ठीक है, यूनियन वगैरह हैं, कब तक रेजिस्ट करेंगी? अल्टीमेटली कस्टमर को यदि एक सर्विस मिल रही है डोर स्टेप पे एट 1/3 द प्राइस, हम्म। कैसे compete करोगे? ये बात भी ठीक है। और वो सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हाँ। नो वन ओन्स दोज कार्स। कार्स तो इंडिविजुअली ओन्ड हैं सारी की सारी। आपका एयरबीएनबी है, तो इस टाइप की चीजें सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है ये। ओके। तो हाँ, आपने जो जिक्र किया होमोडेस वगैरह, या एक सस्किंड है, आई थिंक फादर सन ड्यूओ है, उन्होंने किताब लिखी है, आई थिंक व्हाट्स इट कॉल्ड, फ्यूचर ऑफ प्रोफेशंस और समथिंग। तो यही है सारा का सारा, ये प्रोफेशंस जो हैं। अब ये वही वाली चीज़ है ना यार, इसको आप जब दिखाओगे, पता नहीं लोग क्या क्या लिखना शुरू कर देंगे कि ये देखो एमपी क्या कहने लग रहा है, तुम्हारी तो नौकरी जाने वाली है। ये दूसरे लेवल की चीज़ है। प्रोफेशंस विल डाई आउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से प्रोफेशंस को और प्रोफेशनल्स को रिडंडेंट करेगी। चैट जीपीटी एक छोटी सी अभी चीज आई है, मैं यूज करता हूँ उसे। तो मतलब आपको चाहे 2 लाइन ना लिखनी आती हो, अब आप 20,000 वर्ड्स का ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो 5 मिनट के अंदर। हाँ बस। तो वो सारी चीजें आएंगी भाई, उसको उससे भाग नहीं सकते आप। ओके। टैगोर का नेशनलिज्म या गांधी का नेशनलिज्म? टैगोर का नेशनलिज्म। पार्टी से अलग है ये बात। पार्टी, आपने टैगोर और गांधी की बात की, इसमें पार्टी कहाँ से आई? दो बहुत टैगोर तो मानते ही नहीं है नेशनलिज्म को। बड़े माइंड्स हैं दोनों। नहीं, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल क्या चीज है, और आप सोच कहां तक सकते हो, दोनों में फर्क होगा हमेशा। व्हाट इज थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, यही तो है कि सब कुछ आप ग्लोबल के हिसाब से तो नहीं कर सकते, काम तो ग्राउंड पे करना है, वहां तो इतने पे ही करना है। हाँ ये भी है। तो इसी तरह से थॉट्स की बात है। ओके। एस्पायर तो बड़ा करो। हाँ तो भाई दुनिया बड़ी के बाद तो फिर टैगोर करते हैं। दुनिया बन गई ना एक, उसमें आ गई ना वसुधैव कुटुंबकम जो है, जो आज से पता नहीं 2-2,500 5,000 पहले जब ये फ्रेज बना था, वो अब साइंस ने उसको ऑलमोस्ट कर दिया। ये भी है। मतलब अब मेरी बहन टोरंटो में है, कनाडा में, उससे आप लाइव बात कर सकते हैं, जो चीज आज से 25 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे आप। हाँ ये तो है। तो सिमट की दुनिया सारी की सारी। तो अच्छा, ये पूरा। ओके, लास्ट में कुछ आप कहना चाहते हैं? अब एंड करते हैं इसको। एंड थैंक यू मैंने बहुत कुछ कह लिया यार, अब फॉर बीइंग सो नाइस विद अस। टाइम टू वाइंड अप। हाँ चलो, थैंक यू सो मच।
कोई एक चीज हरियाणा के यूथ के लिए, एंड काफी मतलब अच्छा लगता है हरियाणा के यूथ के लिए, और ना सिर्फ यूथ के लिए, उनके अभिभावकों के लिए भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें, खेल और शिक्षा। खेल तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपका ध्यान भटके ना इधर उधर की चीज़ों में, ख़ास तौर पे ड्रग्स मेनेस जो है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसकी तरफ जाए ना। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, कृपया करके अपने बच्चे को बचपन से मैथ्स, साइंस और ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है आज के दिन, क्योंकि मातृभाषा तो हम सब की हिंदी है ही, वो हमको आती है, लेकिन अंग्रेज़ी सीखने का प्रयास बचपन से करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत काम आएगी। इन चीज़ों में बिना बात भावनात्मक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यदि साइंस, मैथ्स और अंग्रेज़ी को नहीं पकड़ पाएंगे तो हम जो ये दौड़ है कामयाबी की, इसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके, एक आपकी लाइब्रेरी देख सकते हैं एक बार आपके साथ? बिल्कुल, लाइब्रेरी तो नहीं है, ये रैक है। तो आपकी लाइब्रेरी कहाँ है? बस वही है। मणिशंकर अय्यर तो बोलते हैं कि पाकिस्तान एनिमी कंट्री में बोलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों क्यों था? नहीं, ठीक है, बस बोलते रहिए। नहीं, आज के दिन तो एनिमी कंट्री बना हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन लोग तो एक ही स्टॉक है भाई सारा। मतलब खून एक है, वही वाली बात। बिल्कुल है। ब्लड इज थिकर देन वाटर एंड आल्सो थिकर देन रिलीजन। हाँ, तो इनमें से कौन सा सही लगता है? अच्छा, आप जैसे दीपक को ही पढ़ रहे हैं? कौन सा? हाँ, ये भी जैसे दीपक कुछ पढ़ी है, सारी नहीं पढ़ पाया, बहुत मुश्किल किताब है। अच्छा, मुश्किल किताब लिखी है? मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट है। ओके, और ये रोड लाइफ, ये तो रूट लाइफ बहुत खूबसूरत किताब है, मेरे को वीर सांघवी की राइटिंग बहुत पसंद है। अच्छा, ये वाली ये बढ़िया है। मेरे को सीरियल ज्यादा अच्छा लगा था। जस्ट 84 में जो बना था, पहला था वो HBO का सीरियल में पहली मेरे को सीरियल ज्यादा अच्छा लगा था। ओके। बाकी ये दिस इज ओनली आई थिंक 1/10 ऑफ ऑल द बुक्स दैट आई हैव। तो कहाँ पे है फिर वो? रोहतक में है, कहाँ है? यहाँ है चंडीगढ़, जो मेरा घर है उसकी बेसमेंट में रखी हैं, तो इस तरह से करके है। अच्छा, तो और मैंने किसी रैंडम ऑर्डर में, मतलब रैंडम है, किसी ऑर्डर में नहीं लगा रखी। अच्छा, सो तो फास्ट रीडर हैं आप या फिर स्लो? मेरे को लेटली इसकी किताबें बहुत अच्छी लगी हैं। आई डिस्कवर्ड हिम रिसेंटली। कौन? ये दूर से लो। अमेरिकन ईरानियन है, रेजा असलान। जिसको अभी वो नोबेल मिला, वो वाली या दूसरा? ना, इसको नोबेल वगैरह कुछ नहीं मिला। रेजा असलान रिलीजन पे लिखता है वैसे। इसकी जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक किताब है बहुत खूबसूरत। What's it called? ये क्या गिर गया आपका नीचे? मैं उसका नाम भूल गया। वो बहुत फेमस किताब है, बेस्ट सेलर था वो। अच्छा, द जेलेट। द जेलेट। द जेलेट क्या मतलब होता है इसका? जेलेट्स हैं जो उस टाइम का जो पैलेस्टाइन था। अच्छा, उसमें there was a certain there were set of people among the Jews. It was ruled by Romans at that time. सारा रोमन टेरिटरी में था। और उसके अंदर कुछ लोग थे जो या तो they would trace some kind of prophetship or something, and then they were really to protect their faith and to struggle against the Roman authorities. बहुत लोग इमर्ज किए थे उस टाइम। तो उसमें एक कैटेगरी थी जिसको zealots बोलते थे। So that book is actually about Christ, but he calls Christ a zealot. वही कैटेगरी उसको देता है। ओके। और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। वो कहता है जीसस क्राइस्ट को, जीसस जो है वो रोमन्स ने बनाया। अच्छा, क्योंकि रोम कन्वर्ट हो गया उसके लिए, मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए। और उसमें वो बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है जो उसके डिसाइपल्स थे, खास तौर पे जो रोम जाके उन्होंने जो प्रचार किया, हालांकि उसमें से कई मार्टर्स हुए, उनको सूली पर लटकाया गया, लेकिन एक ऐसा समय आया था कि पूरा रोमन एम्पायर जो था वो क्रिश्चियन हो गया। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट। हालांकि जीसस क्राइस्ट के मरने के 300 साल बाद हुआ। लेकिन बहुत अच्छी किताब। वो मतलब देखिए,
किसी भी बड़े व्यक्ति को, खास तौर पर जब वो व्यक्ति हिस्टोरिकल फिगर रहा हो, एक है मिथ मेकिंग, ठीक है, हाँ होता है। एक है किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना। और आम तौर पे देखने में आया है कि कोई आदमी जब एक स्तर से ऊपर बड़ा हो जाए, उसको आप इंसान के रूप में देखना ही नहीं चाहते। हाँ ये भी उसमें आप डिवाइन ही ढूंढते रहते हो। एक डिवाइन गलत है। हाँ। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, उस लेवल पे नहीं जाके, महात्मा गांधी का एक जेएनयू में मैंने किताब पढ़ी थी, मैं ऑथर का नाम कैसे भूल गया, वो तो बहुत फेमस किताब है, मेकिंग ऑफ द महात्मा। हाँ हाँ हाँ, बड़े तो उसने महात्मा गांधी को एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल स्टडी किया है। उससे आप इत्तेफाक रख सकते हो, आप उससे वाद विवाद कर सकते हो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बस महात्मा था इसलिए ये था। वो कहना चाह रही थी कि महात्मा ये बना कैसे था, जो उसकी जर्नी थी, एंड हाउ एट द एंड ऑफ इट what a shrewd man he was, what deep understanding of political and social issues he had, and he could use that understanding into creating that movement which he did, जिस वजह से उनको महात्मा का दर्जा मिला। तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एज ए पॉलिटिशियन डिस्कस करती है, एज ए सोशल साइंटिस्ट डिस्कस करती है, कि ऐसे ही नहीं है कि मतलब वो बचपन से ही ये सारे एट्रीब्यूट्स लेके पैदा हुए थे, ऐसा कोई नहीं होता। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट्स के साथ वाली बात बहुत अच्छा था, मतलब इन द सेंस इट वाज अ प्रैक्टिकल टेक बाय एन इंटेलेक्चुअल। इट्स नॉट एज इफ कि वो कोई जियोग्राफी की बात हो रही है कि महिमा मंडन ही करना है। ओके, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह भी देख लेना चाहिए कई बार। आप कश्मीर इशू को किस तरीके से देखते हैं? कॉम्प्लिकेटेड इशू है कश्मीर। अगेन लाइक कश्मीर इज नॉट कि इसको आप कश्मीर पे भी होगी दो पढ़ी। कश्मीर पे मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, इसमें तो शायद है भी नहीं। कौन से वाली सही लगी सबसे आपको? फ्रोजन टर्बुलेंस अच्छी है, अच्छा, जो जगमोहन की है। उसके अलावा मिस्टर दुल्लत हैं जो हमारे दुल्लत ने तो अभी लिखी है, चीफ थे, उस पे वो पढ़ी है मैंने। ये तो वहाँ जो पिछले 2-4 साल में पढ़ी हैं, उससे पहले लेकिन कश्मीर के बारे में काफी पढ़ा। और कश्मीर प्रॉब्लम है, इशू है वो धीरे धीरे। आपने जैसे वो वेस्ट एशिया की बात करी, खालिद होसनी वगैरह को भी पढ़ते हो आप? क्वाइटनर पढ़ी है मैंने उसकी। अच्छा, एक मैं उसका नाम भूल गया, जो पैलेस्टीन के इजराइल में रहते थे और पैलेस्टीन के पोएट हैं, वो बड़ी जबरदस्त पोएट्री भी पढ़ते होगे शायद आप? पोएट्री नहीं पढ़ता। अच्छा, पोएट्री नहीं, ज्यादा नॉन, क्योंकि मेरी पढ़ने में रुचि जो बनी वो बहुत बाद में बनी थी। बाद से मेरा मतलब है कॉलेज के भी बाद बनी थी। तो पोइट्री के प्रति मैं कभी कोशिश की 1-2 बार, मेरे को नहीं। अच्छा मैं उतना डीप थिंकर नहीं बन पाया, मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया। अच्छा, ना लिखने की कोशिश करिएगा पोएट्री भी ना, पोइट्री तो कभी ट्राई नहीं की। और शॉर्ट स्टोरी वगैरह भी नहीं? नहीं, मैंने राइटिंग उस तरह से कभी की नहीं। 1-2 बार मन सा हुआ तो 1-2 अखबारों के लिए आर्टिकल लिखे थे जो छप भी गए। बिजनेस स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था। तो अदरवाइज नहीं, मैंने कोई राइटिंग नहीं की। हालांकि जब मैं जेएनयू वगैरह में था, क्योंकि वहाँ राइटिंग काफ़ी करनी पड़ती थी, तो जब मैंने की तो मज़ा भी आया और अच्छा भी रहा। अच्छा, मेरे को लगा कि मैं ठीक लिख सकता हूँ, लेकिन बस वहीं पर उससे आगे, उसके आगे फिर सिविल सर्विसेज की राइटिंग शुरू हो गई और फिर फाइल ऑफ असाइन, पार्ट ऑफ द जॉब। Okay then, thank you so much for being with us. Thank you. ओके, सो ये थे ब्रजेंद्र सिंह जी, और मैं अब क्या बोलूं इनके बारे में, इतनी सारी बातें इन्होंने बताई हैं, आप सुन लो इनकी बातें, मजा आएगा आपको। थैंक यू। चलो भाई, मैंने दौड़ना है यार, क्या टाइम हो गया और 7:30।